इसी बीच कालकोठरी के अंदर चाबी ने एक द्वार खोल दिया जो चारों ओर फैल गया। अन्य कालकोठरी, यह प्रवेश द्वार वार्प गेट की तरह हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा है। इसी बीच कालकोठरी के अंदर चाबी ने एक द्वार खोल दिया जो चारों ओर फैल गया। अन्य कालकोठरी, यह प्रवेश द्वार वार्प गेट की तरह हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा है। पता नहीं दूसरी तरफ क्या है या क्या नतीजा निकलेगा। भूमिगत शहरों में प्रशासन ने आपातकालीन बैठकें की जिसके बाद कंपन रुक गया। उन्होंने बत्तियां जलाने की कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। वे केवल कृत्रिम आकाश को चमकीला बनाए। गाड़ियां और फोन पूरी तरह से बंद हो गए थे। यहां तक कि ब्रीथफोर्ज भी हवा उत्पन्न नहीं कर सका और उसे अपने संग्रहित वायु भंडार से हवा लेनी शुरू करनी पड़ी। उन्हें यह एहसास होने पर घबराहट होने लगी कि यह तकनीक शायद फिर कभी काम न कर पाए। क्या कालकोठरी लुटेरे वापस आ गए हैं? हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। लगभग 50 वर्ष के दिखने वाले एक व्यक्ति ने निरीक्षण का कार्यभार संभाल रहे प्रशासक से पूछा। कालकोठरी से संबंधित मामले? नहीं, वे बीच में फंस गए होंगे। वार्प गेट बंद है। अंतरिक्ष शक्ति उपयोगकर्ताओं को इसे मैन्युअल रूप से खोलना होगा। बुजुर्ग महिला ने विस्तार से समझाया। उसकी आंखें आशाओं से भरी हुई थी। अत्यावश्यकता और संकट। हमारी मुख्य समस्या अब ब्रीथफोर्ज है। एक पुरुष दल ने बीच में हस्तक्षेप किया और सभी लोग उसकी ओर मुड़ गए। उसे, उसका पसीने से तर चेहरा और उसकी आंखों में भय की चमक देखकर वे पूरी तरह से उठकर बैठ गए। उनके दिल बैठ गए। उन्हें लगा कि कुछ और बुरा हो गया है। अगर तकनीक बहाल नहीं हुई तो हमारे पास जीने के लिए केवल 10 साल की हवा ही बची है। सभी ने इसे अंदर खींच लिया। उनकी बातों से ठंडी हवा निकली। उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई जिससे उनके दिल जम गए। पानी का गिलास पकड़ने की कोशिश करते समय एक आदमी का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। हमें काम शुरू करना होगा इस पर। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी थे। शहर। वह तेजी से कमरे से बाहर भागा। हालांकि बैठक जारी रही, किसी ने उसे नहीं रोका। उसे, इस बात को नागरिकों को मत बताना। उन पर निगरानी रखने वाले व्यक्ति ने आदेश दिया और दौड़ते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरा और आह भरी। अगर यह तकनीक विफल हो जाती है तो हमें सतह परियोजना को फिर से शुरू करना होगा, उस आदमी ने आगे कहा और सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस अविश्वसनीय परियोजना में लेकिन 10 साल याद रखते हुए समय सीमा बीतने के साथ ही कुछ विरोध प्रदर्शन गले में ही दब गए। उनके पूर्वजों ने 500 साल पहले इस परियोजना पर काम किया था जब मनुष्य वहां से भाग गए थे। जब दुनिया का अंत हुआ तब हम भूमिगत थे। परियोजना को आगे बढ़ा दिया गया था लेकिन उन्होंने इसका मुकाबला करने में कोई प्रगति नहीं की थी। जहरीली सती हवा या ऊपर घूमने वाले विशालकाय कालकोठरी के जानवर। उनके पास तो ये भी नहीं था कि यह अब कैसा दिखता है। उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। सतह। सभी शहरों में बैठकें स्थगित हो गईं। प्रत्येक प्रशासन ने अपने अपने विचार रखे। अन्य प्रशासनों ने भी अपने अपने विचार रखे। इस खबर को अभिजात वर्ग तक पहुंचाने से भविष्य में उन्होंने हवाई आपूर्ति का भंडारण शुरू कर दिया जिससे हवाई यात्रा पर लगने वाला टैक्स आसमान छू रहा है। अराजकता का आगमन। अध्याय 25। हताशा ने अंधकार में विचारों को जन्म दिया। ईवा की उंगली थोड़ी सी हिली। उसका चेहरा सफेद कागज की तरह पीला पड़ गया था। पसीने से उसका चेहरा भीग गया था। असहनीय दर्द ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने बगल में खून से लथपथ जूलियन को देखा। अपना सिर घुमाते हुए थोड़ी सी झलक से उसने देखा कि एथन भी उसी विकट परिस्थिति में था। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े। उसकी उंगलियां थरथरा रही थी। उसकी ठुड्डी से आंसू बहने लगे। सहनीय दर्द के कारण वह कराहने तक में असमर्थ थी। उस बल के सीधे प्रभाव से उसकी कुछ हड्डियां चकनाचूर हो गई थी जिससे वह लगभग असहाय अवस्था में थी। वह अपना सिर और हाथ हिलाने में सक्षम है। अंततः उसकी उंगली उन्हें छू गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाल हरे रंग की तरह और भी चमकने लगे। उसके हाथों से प्रकाश प्रवाहित होकर उनके शरीरों में समा गया। जब तक उसकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं हो गईं, तब तक उसने उनका इलाज किया। उसके हाथ बेहोश होते ही वह उन पर बेजान होकर गिर पड़ी। फिर भी उसका शरीर हवा में मौजूद ऊर्जा को सोखता रहा। उसकी उंगली पर बना टैटू फड़कता रहा। धुंधला सा। ईथन सबसे पहले जागा। वह दर्द से कराह उठा। उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। इसके बावजूद ईवा के प्रयासों के बावजूद एथन को अपनी हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा था। उसके हर हरकत से उसके शरीर में एक असहनीय दर्द उत्पन्न होता था। उसकी नीली आंखें झपक उठी। चारों ओर घूमकर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी नजर भीड़ पर पड़ी तो उसके मन में बेचैनी छा गई। उनके बारे में कुछ निराशा और भय की अभिव्यक्ति करना गलत लग रहा था। वह एक तरफ मुड़ा और ईवा और जूलियन की हालत देखकर स्तब्ध रह गया। राहत की लहर दौड़ गई जब उसने देखा कि उनकी छाती हल्की हल्की ऊपर नीचे हो रही है तो उसे यह बात समझ में आई। वह उनकी ओर बढ़ा। ईवा का हाथ अपने हाथ पर रखा देखकर उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसे यह एहसास हुआ कि उसने उन्हें ठीक कर दिया था और मानो उसके यह सोचकर कि जूलियन की आंखें खुलने से पहले थोड़ी कांप उठी। दर्द से कराहते हुए वह धीरे धीरे उठ बैठा। उसी समय उसे पीछे धकेल दिया गया। उस बल के कारण उसे लगा जैसे उसकी पीठ जमीन पर पटक दी गई हो। अपनी हड्डियों के चकनाचूर होने के दर्द को याद करते हुए वह थोड़ा कांप उठा। वह तो ये भी महसूस कर सकता था कि टूटने की आवाज सुनो। आप जाग चुके हैं। आपको अपने शरीर में कैसा महसूस हो रहा है? एथन की आवाज सुनकर जूलियन ने उधर देखा। कर्कश आवाज। उसने एथन के इशारे का अनुसरण किया और देखा कि उसकी उंगलियों के पीले रंग के टुकड़े उसके हाथों पर ढीले ढाले पड़े हुए हैं और उसका दिमाग में तुरंत विचार आया। उसने अपने कंधे हिलाए। उसे असहनीय दर्द महसूस हो रहा था लेकिन उसका हड्डियां ठीक हो गईं। उसने पीली पड़ी ईवा की ओर आश्चर्य से देखा। फिर उसका चेहरा सामान्य हो गया। जूलियन और एथन ने एक ही समय पर अपने स्पेस बैग से एक औषधि निकाली। वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे लेकिन एथन तेज था। उसने धीरे से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे धीरे धीरे दूध पिलाया लेकिन उसके होंठ कसकर बंद थे और औषधि उसके बंद होठों से नीचे फिसलती रही। उसने बोतल पर और फिर उसके होठों पर नजर डाली। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसके कान लाल हो गए। माफ कीजिए, उसने एक घूंट लेने से पहले धीरे से कहा। झुककर उसने अपने होंठ उसके होठों से मिला दिए। उसने औषधि को अपने मुंह में बहने दिया। जूलियन अविश्वास से घूर रहा था। उसकी निगाहें आधी खाली औषधि की बोतल पर टिकी हुई थी। ऐसा नहीं होगा, बस बहुत हो गया, उसने सोचा अपने मन में उठ रहे विचार पर गला साफ करते हुए। लेकिन जब एथन ने दूसरी शीशी खोलनी चाही तो उसने उसे रोका और धीरे से ईवा को उसके हाथों से ले लिया। ईथन ने उसे घूर कर देखा लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। उसने गहरी सांसें ली और औषधि को पकड़े रखा। उसके मुंह में तरल पदार्थ था। उसके करीब झुककर उसने उसे चूमा और उसे वह तरल पदार्थ पिलाया। उसके होंठ कितने मुलायम हैं। यह विचार उसके मन में यह बात कौंध गई। हालांकि उसने बिना किसी छल कपट के उसे गंभीरता से खाना खिलाया। 2 शीशी रिकवरी पोषण लेने के बाद भी ईवा स्थिर रही लेकिन उसके चेहरे पर लाली छाई हुई थी जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले।
ईथन जूलियन के प्रभाव से मुक्त हो गया। उसने जूलियन पर बर्फ का एक छोटा सा पत्थर फेंका। माथे पर, सीधे उसके माथे पर चोट लगी। जूलियन ने मुंह बनाया लेकिन पलटवार नहीं किया। वह जानता था कि एथन को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले लोग पसंद नहीं थे। उसे, क्योंकि वह एथन का मुन्हाबोला भाई है, इसलिए वह जीवित रह सका। ईथन उठने ही वाला था कि कमरे में घबराहट भरी चीख गूंज उठी। हम सब मरने वाले हैं। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। उस आदमी के उन्माद ने सबका ध्यान खींच लिया जब उसने सांस की भट्टी की ओर इशारा किया। मंद होती रोशनी हवा की आपूर्ति करने की इसकी घटती क्षमता का संकेत दे रही है। नहीं, हमारे पास अभी भी 3 दिन है। वे हमें नहीं छोड़ेंगे। एक अन्य व्यक्ति ने बहस की, लेकिन उसका संदेह के कारण उसकी आवाज लड़खड़ा गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। दहशत जंगल की आग की तरह फैलने लगी। कुछ लोग उसकी ओर बड़े वार्ड गेट में प्रवेश किया, लेकिन वह खाली मिला। अन्य लोगों को घटती हवा के कारण दम घुटने का दबाव महसूस होने लगा। निराशा ने जकड़ लिया उनकी मानसिक स्थिति की सीमा। हताशा ने भयावह विचारों को जन्म दिया। निगाहें सतर्कता से इधर उधर घूम रही थी, मानो हिसाब किताब लगा रही हो। दोनों में से 100 लोग इकट्ठा हुए। कालकोठरी में प्रवेश करने वालों में से मुश्किल से आधे ही बचे थे। एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, जिसमें अनकहे खतरे की गहरी छाप थी। ईथन और जूलियन ये सब देख रहे थे। उन्हें आभास हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उनका अनुभव यह है कि जब भी घबराए और भयभीत लोगों की भीड़ होती है, तो बुरी चीजें होती हैं। होना। ईथन ने जूलियन को कोने में जाने का इशारा किया। वह जगह इतनी बड़ी थी कि उसमें समा सके। उन्हें घात लगाकर बैठी निगाहों से बचाएं और साथ ही उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका भी दें। आवश्यकता है। जूलियन ने ईवा को धीरे से उठाया और आगे बढ़ते हुए कहा, हम बारी बारी से देखते रहेंगे। ईथन ने कहा, जूलियन उनकी बातों पर सहमति जताते हुए सिर हिलाते हुए। उसने ईवा को अपने करीब खींच लिया। उसे उसकी अनोखी खुशबू महसूस हो रही थी। उसने संदेह भरी निगाहों से उसे अंदर लिया। जब उसे अपने ऊपर एक ठंडी निगाहों का दबाव महसूस हुआ तो वह अकड़ गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एथन की ठंडी नीली आंखें उसे घूर रही थी। क्या मैं उसे तब तक पकड़े रहूंगी जब तक हमारी जगह बदलने की बारी नहीं आ जाती? जूलियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ईथन सो रही ईवा को अपनी बाहों में लिए हुए पीछे हटने से पहले। उसके पास बस यही है, ईवा के जागने से पहले अवसर। ईथन को जूलियन को मारने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोका और प्रवेश द्वार पर ईमानदारी से बैठ गया। उद्घाटन का आराम करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत था। जैसे जैसे आसपास का वातावरण शांत होता गया, जब सब लोग सो रहे थे, तो कुछ ही परछाइयां हिलती डुलती नजर आईं। भीड़ के पार उनमें से एक ने सोते हुए व्यक्ति का गला काट दिया और आवाज न निकलने देने के लिए उसका मुंह ढक दिया। सुना जा सकता है। निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन वे लोग बच गए जिनकी सहज प्रवृत्ति खतरे से तेज हो गई थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वार को रोक दिया। आप क्या कर रहे हो? एक आदमी की चीख से कुछ लोग जाग गए। डर के मारे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कटे हुए गले और चुरा घोपे हुए सीने के दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और हमलावरों को खदेड़ दिया। तुम्हें मरना होगा। हवा बनी रहेगी। अगर हमारी संख्या कम होगी तो यह और भी लंबा चलेगा। एक हमलावर ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। उसने अपने हाथ में पकड़े बीज से एक शाखा उगाई और बेरहमी से एक आदमी की गर्दन तोड़ दी। सटीकता के साथ। संपर्क करें। नियम और शर्तें देखें। मेनू दिखाएंगे। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें। पूर्ण उपन्यास। अध्याय 26। मुझे आपकी जिज्ञासा शांत करने में कोई आपत्ति नहीं है। ईथन की आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपने आसपास के अराजक वातावरण को महसूस किया। उसकी आंखें चमक उठी। ठंडक के साथ साथ एक परछाई उनके स्थान की ओर रेंगती हुई बढ़ रही थी। परछाई के करीब आने से पहले ही वह अपनी जगह पर जम गई थी। ठंड से जम चुके उस व्यक्ति ने अपनी जान बचाने की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखें खेत की झलक दिखाई दी। बर्फ ने उसे एक मूर्ति में बदल दिया, जो पल भर में टुकड़ों में बिखर गई। लगता है आखिरकार मुसीबत तो होनी ही थी, जूलियन ने कहा। उसकी आवाज उसके जैसी ही शांत थी। अनुमान सही साबित हुए। ईथन ने सिर हिलाया। वह भी यही सोच रहा था और उन्होंने उसे एक बार भी गलत साबित नहीं किया। उसका रक्त की गंध और मृत्यु की चीखों से आंखें दूर होती चली गईं। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए। जूलियन ने उसके चेहरे से उसके बालों को सहलाया। उसकी उंगली का जोड़ धीरे से उसके चेहरे को छू गया। जूलियन का उसका हाथ रुक गया। उसे लगा कि वह एक विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। उसकी आंखें थोड़ी सी फड़क उठी, लेकिन वह जागने के कोई लक्षण नहीं दिखे। अराजकता तो थम गई, लेकिन बचे हुए लोगों के दिमाग में अंधेरी भावनाएं भर दी गईं। विचार। वे एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे, यहां तक कि उनके साथी खिलाड़ी भी। हवा भरी हुई थी संदेह और गहरा तनाव। कुछ लोगों ने दीवारों की ओर पीट करके अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हथियार हाथों में ले लिए, जबकि कुछ अन्य लोग इतने डरे हुए थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वे जरा सी भी हलचल से घबरा जाते थे। इसी बीच ओएसिस शहर में गुफा की सजावट वाले एक कमरे में सेलेना मानसिक उथल-पुथल से गुजर रही थी। अंधेरे कमरे में गड़बड़ी। क्या चल रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने कहा। वह लगातार खुद से कुछ बुदबुदा रही थी और अपने बालों को कसकर हाथों से खींच रही थी। उसकी आंखें चमक उठी और वह कमरे में इधर-उधर खाली निगाहों से देखने लगी। उसने अपने पिछले जीवन को याद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मैं अपने पिछले जीवन में नहीं बल्कि किसी दूसरे जीवन में हूँ? उसने उसे काट लिया नाखून। उसके दिमाग में यही एकमात्र स्पष्टीकरण आ सका। कालकोठरी में फंसे लोगों को याद करते हुए वह कम से कम भाग्यशाली थी कि उसने छापा नहीं मारा। आज कालकोठरी। उसने अपनी उंगली पर अंगूठी को दबाया और उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उसकी उंगलियों पर ठंडक का स्पर्श। कुछ चीजें नहीं बदली। मेरे पास अभी भी अंगूठी है, उसने बिस्तर पर वापस लेटते हुए सोचा। कमरे में छाए घोर अंधेरे से असुरक्षित महसूस करते हुए वह सिकुड़कर बैठ गई। प्रशासक ने रात भर कड़ी मेहनत की और ट्रेनों में ईंधन और प्रकाश की व्यवस्था की। क्रिस्टल। इन संसाधनों का उत्पादन करना बहुत कठिन था। बाद वाले संसाधन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे। पहली चीज कालकोठरी थी, जबकि दूसरी चीज कुछ खुदाई और खोजबीन के बाद प्राप्त हुई थी। शहर के नागरिक अपने घरों से बाहर निकलने से बहुत डर रहे थे। श्रमिकों ने तेजी से काम किया। सब कुछ ठीक है। कृत्रिम सूर्य और चंद्रमा को बनाए रखने की तकनीक नष्ट हो गई थी, इसलिए चमक दृश्यता के लिए महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास क्रिस्टल रखे गए थे। सड़क पर फंसे लोगों को दीवार पर पड़ रही रोशनी से वापस लौटने का रास्ता दिखाया गया। सभी का लोगों के दिलों में भविष्य को लेकर घबराहट और डर था। वहीं कुछ लोगों को अभी भी शहर पर भरोसा था। प्रशासकों को चीजों को फिर से व्यवस्थित करना होगा। तारांकन। दिन 2। उनके आसपास घुटन भरी खामोशी छा गई। 200 जीवित बचे लोगों की संख्या घटकर रह गई। 150। उनकी आंखें लाल थीं, दिमाग सक्रिय था। वे डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। हत्या कर दी गई। केवल एथन की टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा।
अब जूलियन ही पहरा दे रहा था, हालांकि उसे इस बात का बहुत अफसोस था। उसे उसकी गर्माहट की कमी खल रही थी, वह उसकी सोई हुई आकृति को लालसा भरी निगाहों से देखता रहा। ईवा एथन की बाहों में हिलने लगी, उसका चेहरा बदल गया, उसने अपना सिर उसकी छाती पर टिकाया, धीरे से उसका सिर उसकी छाती पर रगड़ा और फिर वापस सो गई। जब वह हिली तो एथन के हाथ उसकी पीठ पर अकड़ गए, उसका हमेशा वाला भाव बरकरार था, सिवाय इसके कि उसके लाल होते कान। जूलियन ने उस दिल को छू लेने वाले दृश्य से अपनी नजरें हटा ली और प्रवेश द्वार के पास बैठ गया। उसकी पीठ लापरवाही से दीवार से टिकी हुई थी। ईवा को किसी कारणवश अपना तकिया गर्म और सख्त लगा, वो उसमें आराम से लेट गई, उसने फ्राउनिंग किया। नींद में होने के कारण उसे कोमलता का एहसास नहीं हो रहा था। उसके हाथ शरारती हो गए, इधर उधर घूमने लगे, तकिए को नरम करने की कोशिश करने लगे, इस बात से अनजान कि उसके हाथ वे खतरनाक राह पर चल रहे थे। ईथन बर्फ के टुकड़े की तरह अकड़ गया, उसने महसूस किया कि उसके हाथ उसके शरीर पर फिर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उसकी कमर के पास तक, जहां भी उसने छुआ वहां आग सी लग गई। उसने दूर हटने की कोशिश की, वह उसकी पहुंच से बाहर थी, लेकिन उसने अपने कार्यों को जारी रखा। ये मजबूत मांसपेशी रेखा क्या है? मांसपेशियों की रेखा, ये बुदबुदाहट उसके होठों और भौहों से निकली। वह असमंजस में पड़ गई, सोच रही थी कि कब उसके तकिए पर मांसपेशियों की रेखाएं उभर आईं, कमर कैसी थी और भी मजबूत हो गई और वह खुद को हल्के से चुटकी लेने से रोक नहीं पाई। मम कराहने की आवाज सुनकर उसकी बंद आंखें खुल गईं, उसकी आंखें फटी रह गईं। ईथन की गहरी नीली निगाहें उसे इतनी तीव्रता से घूर रही थी कि वह आश्चर्यचकित रह गई। डर के मारे मेरा गला सूख गया। अपनी आंखों के कोने से उसने अपनी उंगलियों के बीच उसकी त्वचा को देखा, अपने सभी कार्यों को देखा। उसके मन में अचानक एक विचार कौंध गया और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने फिर से उसके साथ छेड़छाड़ की थी, पहली बार तो उसकी गलती नहीं थी, इस खांसी की वजह से। मुझे लगा तुम मेरे तकिए हो, उसने शर्माते हुए फुसफुसाते हुए अपनी उंगलियां हटा ली। उसके शरीर से उसके एब्स कैसे दिखेंगे, 8 या 6? उसकी नजरें चुपके से उसकी ओर सरक गईं। ढका हुआ शरीर। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नजरें एथन की मुस्कुराती हुई आंखों से मिली। मुझे आपकी जिज्ञासा शांत करने में कोई आपत्ति नहीं है, उसने कर्कश और गंभीर स्वर में कहा। ईवा उसे घूरती रही। उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। चलते रहो, मैं यहाँ बैठा हुआ एक पुनर्तः अंधा पुतला हूँ क्या? जूलियन का शुष्क व्यंग्यात्मक स्वर से उसे होश आया, वह तुरंत एथन की पकड़ से भाग निकली। तेरे की, वह था खतरनाक। उसकी आवाज सुनकर तो मेरे मुंह से लार टपकने ही वाली थी। उसने अपने होठों के कोने को रगड़ा। उसे सूखापन महसूस हुआ और उसे खुशी हुई कि उसने खुद को शर्मिंदा नहीं किया। हम अभी भी यहाँ क्यों हैं? उसने परिचित प्रवेश द्वार को देखते हुए पूछा। कालकोठरी। हम यहाँ फंस गए हैं। वार्प गेट बंद हो गया है, एथन ने जमीन से उठते हुए जवाब दिया। उसने अपनी सुन्न हो चुकी हथेलियों को फैलाया और फिर उसकी स्तब्ध निगाहों से नजरें मिलाई। क्या ये कालकोठरी की एक स्थायी विशेषता नहीं थी? उसने मन ही मन सोचा, तभी उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके सिर पर वजन रखकर उसे दबाना। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि क्या तुम किसी चट्टान के नीचे से रेंगकर बाहर निकले हो। आपको ये कैसे नहीं पता? बुनियादी बातें। जूलियन के लहजे में हंसी थी, हालांकि उसकी निगाहें चिंता से भरी हुई थी। प्रश्न। हाँ, ईवा लाफ्ड ड्राइली, प्रेशर्ड बाय देयर क्वेश्चनिंग गेज। वह तुरंत बदल गई जब उसने सवाल किया, क्या आपको पता है कि चाबी क्या थी? तो अंत में उसका लहजा गंभीर हो गया। उसके दिमाग में धमाके की घटना कौंध गई और उसका शरीर कांप उठा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वे चुप हो गए, उन्हें लगा कि उस चाबी में कुछ और भी छिपा है। एथन की सहज प्रवृत्ति उसे रोक रही थी। एक पूर्वाभास था, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला था। बादल की गरज। ईवा के पेट की गड़गड़ाहट ने उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने कुछ खाया नहीं था पिछली सुबह से। आराम से बैठने के बाद उन्होंने वह खाना निकाला जो ब्लेन ने उनके लिए पैक किया था। उन्होंने ईवा को भर दिया, उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसने कोई अतिरिक्त भावना नहीं दिखाई। वह मानवता का सबसे बुरा रूप देख चुकी थी, अब उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने सूखे मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और आंखें सिकुड़कर उसे चबाने लगी। संपर्क करें, नियम और शर्तें देखें, मेनू दिखाएंगे, उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, पूर्ण उपन्यास संग्रह, उपन्यास ज़ॉम्बी क्वीन का पुस्तक में पुनर्जन्म अध्याय 27 तेज चलो, वे हार रहे हैं सांस। ज़ोबी रानी का एक पुस्तक में पुनर्जन्म अध्याय 27 तेज चलो, उनकी सांस फूल रही है। पेट भरने के बाद उसने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसने अपना शरीर हिलाया। मैंने अपने कंधों की जांच करवाई और मुझे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि कोई सुन्न करने वाला दर्द नहीं था। क्या मैं खुद को ठीक कर रही थी? उसने अपनी मांसपेशियों को फैलाते हुए बुदबुदाया। उसे अजीब सा महसूस हुआ, ऊर्जावान। उसने तुरंत अपना लेवल चेक किया और उसने अपग्रेड नहीं किया। वे उसकी हरकतों को देखते रहे और उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते रहे। ईवा को उनकी निगाहों का एहसास हुआ और उसने सहज ही अपने चेहरे और बालों को छुआ। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? हम नहीं, ये है भी चिकने हैं। अपने उलझे हुए बालों को छूते ही उसने भौहें सिकुड़ी। उसने अपराधी को घूर कर देखा। जूलियन ने उसकी अचानक घूरती हुई निगाहों को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठा ली। क्या? मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, इस बात से जलन करने की कोई जरूरत नहीं है, जूलियन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए मजाक किया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी खूबसूरती पर मुग्ध हो रहा हो। ईवा की भौहें उसकी बातों पर सिकुड़ गईं, लेकिन उसके यूनानी देवता जैसे चेहरे को देखकर वह इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकता। उसने उसे चारों ओर से देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चुनना। बैठते समय वह गुस्से से हौंफने और नाक से आवाज निकालने लगी। उसे इतना सुंदर किसने बनाया? जूलियन ने हंसते हुए उससे पूछा। हार का भाव गायब हो गया और ताजगी का एहसास हुआ। ईथन के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वे एक आरामदायक चुप्पी में डूब गए। रात में कुछ हत्याएं हुई, हवा धीरे धीरे धुंधली होती गई और वे सभी इसे महसूस कर सकते थे। डर के मारे कुछ लोगों ने किसी के कहने का इंतजार किए बिना ही हमला कर दिया। नींद। ईवा की टीम ने उनकी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए केवल उन अंधों को मार डाला जो उन पर हमला करने आए थे। ये ऐसा लग रहा था मानो घुटन के डर ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो और वे एथन और जूलियन को भूल गए हो। शक्ति। तारांकन। तीसरा दिन। बचे हुए लोग जमीन पर पड़े थे, उनकी आंखें बेसुध थीं, उनकी छाती हवा की कमी के कारण सिकुड़ गया। उनमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी। ईवा और बाकी लोगों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी।
ईवा की उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, वह जोर जोर से सांस ले रही थी और पसीना उसके शरीर से बह रहा था। शरीर चट्टानों को घूरते हुए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, वह इतनी कमजोर थी कि एक मांसपेशी भी हिला नहीं पा रही थी। सेम फॉर जूलियन एंड ईथन। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा समाप्त होती गई, वे जमीन पर लेट गए, उनकी छाती दर्दनाक रूप से कस रहा है। जीवंतता गायब हो गई, इसके बजाय जैसे जैसे शरीर कमजोर होता गया, सब पर भय हावी होता गया। मैं इस दुनिया का आनंद लेने का अवसर नहीं मिला। कम से कम मैं ज़ोंबी बने बिना तो मर जाऊंगी। जैसे जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती गईं, उसके विचार भटकने लगे। अपनी आंखों की क्षीणता से उसने चमकते क्रिस्टल लिए हुए विशालकाय आकृतियों को पास आते देखा। अंधेरा छाने से पहले उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे ऊपर उठाया जा रहा हो। तेज चलो, इनकी सांस फूल रही है, एक तीखी आवाज ने आदेश दिया जैसे ही आदमी उन्हें घसीटते हुए ले गए। बचे हुए लोग अस्थिर अंतरिक्ष द्वार से बाहर निकल आए। बाहर 3 अंतरिक्ष शक्ति उपयोगकर्ता द्वार को खुला रखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सबसे नजदीकी शहर सिटी जी वह जगह थी जहां वे सभी को घसीट कर ले गए। पर्याप्त जगह नहीं थी उपयोगकर्ता अंतरिक्ष केबल की सहायता के बिना लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। बाहर निकलने का आखिरी रास्ता ढूंढते हुए हवा से वंचित बचे हुए लोगों ने लालच से हवा अंदर खींची। उनका सीने में जकड़न दूर हो गई और वे आसानी से सांस ले सके। कुछ मिनट बीतने के बाद एथन और जूलियन जाग गए, उनकी आंखें शांत थीं, ये वह समय नहीं था। पहली बार वे मौत के कगार पर थे। वे उठकर बैठ गए और उस दृश्य को देखने लगे। उनके चारों ओर फर की जमीन पर बेहोश आकृतियां पड़ी हुई थीं। उनकी निगाहें तुरंत इधर-उधर घूमने लगी ईवा के फिगर के आसपास। लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। वे तुरंत खड़े हो गए और उस परिचित की तलाश में चारों ओर देखने लगे। हरे बाल थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दिल और भी ज्यादा उदास होता चला गया। वह कहाँ है? क्या आपने हरे बालों वाली एक छोटी कद की महिला देखी? जूलियन ने वर्दीधारी व्यक्ति को रोका, उसके हाथ उसने उस आदमी को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। अरे यार, शांत हो जाओ। हम सबको बाहर ले आए। वह व्यक्ति शायद यहीं कहीं हो। उस व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया और जूलियन की पकड़ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जूलियन, चलो चलें। एथन ने जानवर में बदलने से पहले दहाड़ लगाई, उसकी नीली आंखें गुस्से से भर उठी थीं। शीतलता तो थी, लेकिन उसकी गहराई में भय और तात्कालिकता छिपी हुई थी। भेड़िए के रूप में उसने उसकी गंध सूंघी, उसकी हल्की सी गंध मिलते ही उसके पंजे जोर से आगे बढ़े। दौड़ते समय वह जमीन पर गिर रहा था। जूलियन भी उनके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी गति एथन की गति के बराबर थी। उन्हें उम्मीद थी वे समय पर उसके पास पहुंच जाएंगे। इसी बीच ईवा को बिस्तर पर लिटाया गया, उसके सामने एक साया मंडरा रहा था। छाया क्रिस्टल जैसी चमक में प्रवेश किया। लंबे कद के उस आदमी ने उसके शरीर के हर इंच को घूर घूर कर देखा, उसकी आंखें शिकारी वासना से भरी, उसकी आंखों में एक विकृत मुस्कान थी जो उसके होठों पर फैली हुई थी। आज तो बढ़िया मछली पकड़ी है, शानदार क्वालिटी की। खुद से बुदबुदाते हुए वह आगे झुका और उसने ईवा के सिर को धीरे से सहलाया और उम्मीद से अपने होंठ चाटे। उसकी पैंट में पहले से ही उभार आ रहा था, लेकिन उसने खुद को दबा लिया। एक तरफ जा रहा है, उसने डिब्बा खोला, उसमें तरल पदार्थ से भरी कई सिरिंजें चमक रही थी, क्रिस्टल जैसी रोशनी। उसने एक सिरिंज उठाई, लेकिन उसके हरे बालों पर नजर डालते ही उसने उसी रंग की 4 और सिरिंजें उसमें डाल दी। सामग्री। इसके बाद उसने ईवा की ओर रुख किया और पूरी सिरिंज उसके शरीर में डाल दी। ईवा को अपने शरीर पर चुभन महसूस हुई। वह कराह उठी, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसकी आंखें हैरानी से इधर उधर घूम रही थी। उसका दिमाग धुंध में डूब गया। क्या? उसकी जबान लड़खड़ा गई, उसकी आवाज अधूरी रह गई, हिलाने में भारी है। तुम जाग गए हो। उस आदमी के स्वर में आश्चर्य था, उसे सोते हुए व्यक्ति के जागने की उम्मीद नहीं थी। औषधि का असर खत्म होने में समय लगेगा। कामोत्तेजक दवा का इंजेक्शन 10 मिनट में असर दिखाना शुरू कर देगा। कौन? ईवा की धुंधली दृष्टि ने एक अस्पष्ट आकृति देखी, उसे उल्टी करने की तीव्र इच्छा हुई। वह चली गई किनारे तक कमजोर रूप से। उसके आसपास की चीजें घूमने लगी, जिससे उसकी खोपड़ी में तेज दर्द होने लगा और उसका पेट मरोड़ रहा था। झटका मत दो, उस आदमी ने धैर्यपूर्वक फुसफुसाते हुए कहा और उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। जोर जबरदस्ती। ईवा को अपने पेट में असहनीय दर्द महसूस हुआ। वह हवा में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करके महसूस करती है बेहतर। तस्क, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने दया भाव से अपनी जीभ चटकाई, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और थीं। लेकिन कुछ भी। वह उसके पास पहुंचा, ऊपर चढ़ गया और उसे घूरने लगा। प्रशंसा। ईवा का दिमाग थोड़ा सा साफ हुआ और उसने अपने सामने एक अपरिचित व्यक्ति को देखा। पहले तो उसे लगा कि वह अपनी दुनिया में वापस आ गई है। उसे लगा कि वह आदमी उसके बेजान दिमाग को फोड़कर मारना चाहता है, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो उस घृणास्पद निगाह से वह तुरंत समझ गई कि वह किस तरह की स्थिति में है। उसने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। उसकी सांसें पैंट पहने बाहर आई, उसके गाल असामान्य रूप से लाल हो गए थे। क्या हुआ? आप कर, मेरे लिए। उसकी आवाज में कामुकता आ गई, उसकी हरी आंखें चमक उठी। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला और उत्सुकता से देखता रहा कि दवा अपना चमत्कार कैसे दिखा रही है। यौन संबंध बनाए बिना इसका इलाज असंभव था। उसने पहले जो ऊर्जा अवशोषित की थी, वह केवलेज से दवा का असर तेज हो गया। भीख मांगा और खुजली पूरी तरह से गायब हो जाएगी, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, जैसे ही उनकी उंगली ने सहलाया। सका चेहरा। संपर्क करें, नियम और शर्तें देखें, मेनू दिखाएंगे, उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें। गई थी, दवा के असर से उसके पेट में खुजली हो रही थी, उसकी त्वचा में झुनझुनी सी हो रही थी। उस आदमी ने उसे छुआ। उसने खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए अपनी जीभ को जोर से काट लिया। वह आदमी उस पर अधीरता से भौहें चढ़ा रहा था। हठधर्मिता। तुम्हारी जिद से कुछ नहीं होगा, उसने ताना मारते हुए कहा और पीछे हटते हुए उसके हाथ उसकी ओर बढ़े। शीर्ष। करीब आओ, उसने तनाव भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उस व्यक्ति ने अपनी क्रिया रोक दी। प्यार करता यह तब होता है जब उसके शिकार नशे के प्रभाव में आकर उससे भीख मांगते हैं। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और वह उसके होठों की ओर झुक गया। उसके हाथों की पकड़ महसूस करते हुए उसके बाल देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने उसके इरादे को गलत समझा। ईवा की अगली चाल इतनी तेज थी कि उसने उसे चौंका दिया। ईवा ने हवा में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित किया, जिससे उसे इतनी ताकत मिल गई कि वह उस आदमी की खोपड़ी को गुफा की दीवार पर पटक सके। उसने उसे पलट दिया और बार बार उसका सिर दीवार पर पटका। खून के छींटे पड़ी, उसने उसे तब तक पकड़े रखा जब तक वह बेजान नहीं हो गया।
वह बिस्तर पर गिर पड़ी, नशे का उस पर पूरी तरह से असर हो गया था। हौंकते हुए वह खींच रही थी उसके कपड़े। उसका शरीर जलकर राख हो गया। उस आदमी का सिर दीवार में धंसा हुआ था, उसके शव से खून रिसता हुआ नीचे की ओर बह रहा था। धीरे-धीरे बिस्तर पर। After a minute, Julian and Ethan burst in through the door, stumbling upon the gory scene. उन्होंने मरे हुए आदमी की परवाह नहीं की, उनकी निगाहें सीधे कराहती हुई आवाज पर गईं। ईवा। जूलियन तुरंत बिस्तर के सामने प्रकट हुआ, एथन वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया। दौड़ के बीच में उसे नशा दिया गया है। जूलियन की आवाज गुस्से से कांप रही थी, उसने मृत व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों के कोने में एक अजीब सी चमक थी और वह समय को पीछे ले जाकर उसे खुद मार डालना चाहता था। वह ईवा को उठाकर ले गया क्योंकि उसका शरीर जल रहा था। ईथन ने ड्रग के बारे में सुराग खोजने की कोशिश की, उसे दिया गया था। बिस्तर के बगल में पड़ी 4 सिरिंजों को देखकर उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने उन्हें उठाया, एक ने ऊपर उठकर सूंघा। फक, एथन ने गाली दी, जो कि बहुत ही दुर्लभ बात थी। भय और चिंता से उसका दिल बैठ गया। वह तो झुलस रही है। एथन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसके हाथों से ठंडी हवा निकली और उसके शरीर को घेर लिया। ठंडक। हम। ईवा ने राहत की सांस ली, लेकिन 3 मिनट भी नहीं टिके, उसका तापमान अचानक बढ़ गया। दोबारा। ईथन ने जूलियन की ओर रुख किया। क्या आप उसकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हुए दर्द को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं? ईथन के लहजे में निराशा झलक रही थी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, उसने सोचा। मैं इसे इतनी देर के लिए रोक सकता हूं कि हम अस्पताल जा सकें। जूलियन के दिल को थोड़ी राहत मिली। यह विचार व्यावहारिक था। जूलियन, इसका कोई इलाज नहीं है। उसे कामोत्तेजक दवा की 4 खुराकें दी गईं। वह कुछ देर रुका। जूलियन पर बम गिराना। अमृत। धत्तेरे की। ये शब्द जूलियन के होठों से निकला और इस विचार से उसका दिल कांप उठा। ये दवा थी कुख्यात, या तो तुमने हार मान ली, या इसने तुम्हें धीरे-धीरे और दर्दनाक तरीके से मार डाला। और उसे एक साथ 4 गोलियां मारी गईं। उसने घबराकर निगल लिया, उसकी लाल हुई शक्ल और कांपते हाथों को अपने कपड़े खींचते हुए देखकर। मैं उसका तापमान नियंत्रित रखूंगा। चलो एक कमरा किराए पर लेते हैं। ईथन ने ईवा को गोद में उठाते हुए कहा। जूलियन के हाथों से धीरे से। उन दोनों का मन कर रहा था कि वे उस आदमी को फिर से जीवित कर दें और उसे यातना दें। उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर वे पहले जाग गए होते तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। उनका दिल था, उसकी दर्द भरी कराहें सुनकर वे अपराधबोध से ग्रस्त हो गए। सीढ़ियों से जल्दी-जल्दी नीचे उतरते हुए वे सबसे नजदीकी होटल मिल गया। अपने कमरे में एथन ने बाथटब में पानी भरा और उसे तब तक जमाया जब तक कि बर्फ के टुकड़े तैरने न लगे। उसे धीरे से अंदर रखने से पहले जूलियन उसके करीब आया और उसके हाथों से एक काली धुंध निकली, जिसने ईवा को घेर लिया। समय के आंकड़ों में परिवर्तित हो गए। प्रत्येक एक पूर्ण 12 का सेट था, आधा उसके दाहिनी ओर और आधा बाईं ओर। उसकी दाहिनी उंगली दाहिनी ओर के स्टॉक को नियंत्रित कर रही थी और ईवा के चेहरे के भाव बदलने लगे। सहजता से उसकी आंखें खुलने से पहले फड़फड़ाई। जूलियन ने एक तरफ लगातार गति बनाए रखी ताकि वह पूरी तरह से रुक न जाए, जिससे उसे जवाब देना। वह इसे केवल 10 मिनट तक ही जारी रख सका। ईवा की निगाहें चारों ओर दौड़ी और परिचित चेहरों को देखकर वह राहत महसूस करने लगी। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उठकर बैठ नहीं पाई। उसने फिर से कोशिश की। मैं हूं लकवाग्रस्त। वाह वाह। उसके जाने पहचाने नाटकीय भाव को देखकर तनावपूर्ण माहौल में थोड़ी नरमी आई और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। होंठ। हाँ, हमने पैरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। जूलियन का लहजा गंभीर था और दबी हुई पीड़ा से भरा हुआ। इस बार सचमुच आंसू बहने को तैयार देखकर एथन ने जूलियन के सिर पर बर्फ का एक पत्थर फेंक दिया। उस पर विश्वास मत करो, आपके पैर बिल्कुल ठीक हैं। ईथन का चेहरा गंभीर हो गया, वह आगे क्या कहने वाला था। जूलियन के चेहरे के भाव भी बदल गए, जिससे ईवा लगभग सोचने लगी कि क्या उसके पास कोई असाध्य समस्या। हमें तुम्हारे साथ सोना होगा। ये शब्द कहते ही एथन का कान लाल हो गया। हम। ईवा ने उसकी बातों से भ्रमित होकर पलकें झपकाईं। सेक्स। जूलियन के शब्दों ने उसकी आंखें चौड़ी कर दी। क्या वह सपना देख रही है? नहीं, ये तो होना ही चाहिए स्ना। शायद मैं अभी भी कालकोठरी में मतिभ्रम का शिकार हूं। हम गंभीर हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम मर जाओगे। जब ईथन ने कहा तो उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। मैंने उसके भावहीन चेहरे को देखा। जूलियन ने देखा कि 5 मिनट बीत चुके हैं और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे कसकर चूम लिया। होंठ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसने अपने होंठ छोड़े और उसने उसकी आंखों में देखा। हम गंभीर हैं। उसकी निगाहें एथन और जूलियन के बीच घूमती रहीं। उनके गंभीर चेहरे देखकर वह सूखे गले से निगल लिया। ठीक है, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसने गंभीर भाव से उनकी ओर देखा। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं मर जाऊंगा। क्या इसका उस कमीने से कोई लेना देना है? देख के उन्होंने सिर हिलाया। उस आदमी का नाम सुनते ही उनकी आंखों में क्रोध भर आया। क्या वह मर गया है? उनकी सहमति देखकर ये सोचकर उसका मन हल्का हो गया। फिर आगे वे क्या करने वाले थे, इस विचार से उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली छा गई। खांसी। एक बार हम ये कर लेंगे तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम मेरी हो, मैं साझा नहीं करता। उसका लहजा वह दृढ़ थी और उनकी अभिव्यक्ति को ध्यान से देख रही थी ताकि यह पता लगा सके कि क्या वे उसकी बातों का विरोध कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगा था कि इसके बाद तुम हमसे मुक्त हो जाओगे? ईथन की आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी और जब वे उसे घूर रहे थे तो जूलियन की निगाहों में मजाक का कोई भाव नहीं था। ईवा पानी में समाकर छिपना चाहती थी, लेकिन वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। वह कर सकती थी केवल उनकी तीव्र निगाहों को सहन करना। वे प्यार के मुकाम तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन किसी दूसरे पुरुष द्वारा उसके शरीर को छूने का ख्याल ही उसे परेशान कर रहा था। इसी वजह से वे भड़क उठे। वे आपस में भी मुश्किल से कुछ साझा कर पाते थे, दूसरे के साथ साझा करने की तो बात ही छोड़िए। व्यक्ति। अगर उनके पास मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति होती तो वे उस आदमी को भी जिंदा कर देते और उसे धीरे-धीरे और दर्दनाक तरीके से यातना देकर मार डाला। ईवा को अपने भीतर वही जानी पहचानी अनुभूति उभरती हुई महसूस हुई, मानो लाखों चींटियां उसके नीचे रेंग रही हो। त्वचा। हे। जब जूलियन को लगा कि समय समाप्त हो रहा है तो उसने उसे सावधानीपूर्वक पानी से बाहर निकाला। संपर्क करें, नियम और शर्तें देखें, मेनू दिखाएंगे। उपन्यास ऑनलाइन पुनर्जन्म अध्याय 29। धिक्का तौलिया लिया और धीरे से उसे उसके बालों के चारों ओर लपेटकर उन्हें हल्के से सुखाया। जूलियन ने उसे रखा बिस्तर पर धीरे से लेटते हुए। ईवा के होठों से एक कराह निकली, उसका पीला चेहरा लाल हो गया।
Julian's mouth felt dry, seeing her wet clothes clung to her skin, outlining her curves under the crystal glow. ईथन ने शांत रहने की कितनी भी कोशिश की हो, उस दृश्य को देखकर उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठा। उन्होंने आदान प्रदान किया, कपड़े उतारने से पहले उसने एक नजर डाली। ईथन ने उसके कंधों से उसे ऊपर उठाया और उसके ऊपरी कपड़े उतार दिए। उसकी उंगलियां आंसू पर फिरती रही, उसकी पीठ पर जगह जगह बूंद के आकार के टैटू बने हुए थे। उनके काले रंग का उसकी पीली त्वचा से विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। वह सोच रहा था कि उसने ये टैटू क्यों बनवाया। ईवा को अपनी त्वचा पर उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। उस दवा ने उसे और भी ज्यादा प्रभावी बना दिया। संवेदनशील। जूलियन ने उसके बचे हुए कपड़े भी खींच लिए, केवल उसकी अंतर्वस्त्र ही बची थी। एथन पीछे पीछे चल रहा था, वह उसकी गर्दन पर चुंबन करता है, उसके हाथ उसकी ब्रा उतार देते हैं। उनके सामने उसके स्तन दिखाई दे रहे थे। एथन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने उन्हें अपने हाथों में थाम लिया। हाथ। वह अपनी उंगलियों से उसके निपल्स को खींच रहा था। हे टिल्डा, एथन की हरकतों पर वह कराह उठी और जूलियन की आंखों में खामोश भाव झलक उठा। प्रतियोगिता। उसने उसके अंडरवियर को उतार दिया और धीरे से उसकी जांघों को अलग किया। जब उसका दिल जोर से धड़कने लगा, आंखें उसके गुलाबी नम निचले होठों के खूबसूरत दृश्य पर टिक गईं। उसने हवा फूंकी और उन्हें शर्म से सिकुड़ते हुए देखा। ईवा की हरी आंखें उत्तेजना से नम थीं और उनकी धीमी गति से निराशा। उसके पेट में बहुत खुजली हो रही थी। उसने जूलियन की गर्दन के चारों ओर अपने पैर लपेट लिए, उसके सिर को और करीब धकेल दिया। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं जब उसकी गर्म जीभ उस दरार से होकर गुजरी। इस अनुभूति से उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। एथन ने उसके स्तन को अपने हाथों में ले लिया। उसके मुंह में उसके दांत उसकी निपल्स को छू रहे थे। उनकी हरकतों से उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने बिस्तर की चादरों पर अपनी उंगलियां और कस ली। जूलियन को लगा उसकी प्रतिक्रिया तीव्र थी। उसकी जीभ उसकी क्लिटोरिस पर जोर से दब रही थी। उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली। वो दोनों तरफ से मिल रहे आनंद से पूरी तरह व्याकुल थी। उनके जननांगों में असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने उस दर्द को दबाकर अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। ईथन ने अपनी शर्ट उतार दी। वह उसकी त्वचा को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। उसके सिसकते होठों को अपने होठों में लेते हुए उसने उसे गहराई से चूमा। उसके हाथ उसके स्तनों को सहला रहे थे। जूलियन ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। उसकी खुरदरी उंगलियां उसके गुलाबी होठों पर रगड़ी, उसकी उंगली उसके प्रवेश द्वार में घुसते हुए। ईवा कांप उठी। उसकी आहें एथन के चुंबनों में समा गईं। उसका शरीर सिकुड़ गया, लेकिन वह उसे कमर से कसकर पकड़ रखा गया था। पहले तो उसकी उंगली धीरे धीरे सहला रही थी। उसके प्रेम रस से उसकी उंगली चिकनी हो रही थी। उसकी उंगलियां रगड़ रही थीं। जैसे जैसे उसकी चाल तेज होती गई, वह उसकी गुलाबी दीवारों के सामने आ गया। ईवा कराह उठी जब एथन ने उसके होंठ छोड़े। उसकी रीढ़ की हड्डी आनंद से झंझना उठी। उसका मन जैसे जैसे उसने एक और उंगली डाली, वह और भी नर्म होता गया। आह, धीरे, इसके बजाय जूलियन ने एक और उंगली रखी। उसकी उंगलियां और गहरी धंस गईं। उसकी तीनों उंगलियां लगभग पूरी तरह से दांव लगाना। स्क्वेलिच टिल्डा। आवाजों से कमरा भर गया। ईवा केवल कमजोरी से एथन की छाती पर झुक सकती थी। उसके स्तन बढ़ना और गिरना। उसके होठों से बेदम आहें निकल रही थी। कुछ धक्कों के बाद उसकी कमर अकड़ गई। उसकी योनि की दीवारें उसकी उंगलियों को कसकर जकड़ने लगी, जैसे कि वे उन्हें तोड़ देना चाहता था। She climaxed hard, her body trembling. Ethan held her in place, pinching her nipples. इससे उसकी खुशी और भी बढ़ गई क्योंकि जूलियन की उंगलियां लगातार अंदर बाहर हो रही थीं। ईथन ने जूलियन की ओर देखकर जगह बदलने का इशारा किया। जूलियन ने आह भरी, क्योंकि वह जानता था कि ईथन यही चाहता है। पहले उसे ले जाओ। उसने थोड़ी देर संघर्ष किया, फिर अपनी गीली उंगलियों को ईवा के निचले होंठ से हटाया। ईथन ने अपनी शॉर्ट्स उतार दी और उसका लिंग आगे की ओर उछल पड़ा। यह कठिन था और इसकी लंबाई अगर ईवा होश में होती तो वह उसे डरा देती। उसकी निगाहें उसके गुलाबी प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। वह इस बात से मंत्रमुग्ध था कि वे कैसे सिकुड़ते हुए प्रतीत होते थे और धीरे धीरे बंद करें। उसकी हरकतें देखकर उसे उतनी घृणा नहीं हुई जितनी उन यौन शिक्षकों को देखकर हुई थी जिन्हें उनके पिता ने उनके पास भेजा था। लेकिन उसे चिंता सता रही थी। उसे डर था कि उसके बड़े आकार के कारण उसे दर्द होगा। वह केवल इतना ही कर सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपना लिंग उसके अंदर डाल दिया। जूलियन ने महसूस किया कि ईवा अकड़ गई और अपना ध्यान हटाने की कोशिश में अपने स्तनों को सहलाने लगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोई फायदा नहीं। उसकी योनि की नसें उसके लिंग को इस तरह कसकर दबा रही थी मानो उस चीज को काट रही हो जो उसे दर्द दे रही थी। उसकी कमर वह दर्द से बचने के लिए मानो बिस्तर पर पीछे की ओर सिकुड़ जाती है। ईथन ने सुख और पीड़ा दोनों के भावों से मुंह बनाया। उसकी गर्माहट उसे पागल कर रही थी। उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया, खुद को एक ही झटके में उसके भीतर प्रवेश करने से रोकने के लिए। वह धीरे धीरे ही उसके अंदर प्रवेश कर सका। उसकी उंगलियां उसकी क्लिटोरिस पर रगड़ रही थी, उसे विचलित करने की कोशिश कर रहा था। आनंद। ईवा ने थोड़ा सा ढील दी, जिससे उसे और गहराई तक जाने का मौका मिल गया। एक बाधा महसूस करते हुए वह रुक गया। आश्चर्य से पहले ही उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने अपने होंठ हिलाए और एक ही झटके में अंदर तक घुस गया। दर्द ने ईवा के दिमाग को साफ कर दिया। अंश, धत्तेरे की, बहुत दर्द हो रहा है। धिक्कार है उस अश्लील उपन्यास पर। ईवा को इस समय बहुत धोखा महसूस हो रहा था। आंखों से एक आंसू बह निकला उसकी आंखों के कोने से। शश, ईवा। जूलियन ने उसके आंसुओं को धीरे से चूमा। उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसके हाथ उसके स्तनों को धीरे से सहलाते हुए। ईथन बिना हिले डुले उसके दर्द के कम होने का इंतजार करते हुए उसने उसके क्लिटोरिस को सहलाकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश की। वह उसने झुककर माफी मांगते हुए उसे धीरे से चूमा। कुछ मिनटों बाद दर्द कम हो गया और ईवा असहज हो गई। उसकी योनि की मांसपेशियां सिकुड़ गईं। उसके लिंग के चारों ओर उसे हिलने के लिए उकसाते हुए। एथन ने यह सुनिश्चित करने के लिए उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखा कि उसे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ही वह आगे बढ़ा। थोड़ा। उसकी सांस अटक गई और उसके होठों से एक धीमी सी आह निकली जब उसकी गर्माहट ने उसे घेर लिया। उसका लिंग उसे चूस रहा था। आनंद से व्याकुल होकर ईवा के होठों से की आहें निकली। उसकी पीठ जूलियन के शरीर से लगी हुई थी। जूलियन की छाती पर हाथ रखे हुए थे और उसके हाथ भी व्यस्त थे। वह उसके निपल्स से खेल रहा था, उन्हें अपने अंगूठों के बीच खींच रहा था। उसके निपल्स पहले से ही उत्तेजित थे। सूजा हुआ लाल रंग। ईथन ने अपनी गति बढ़ा दी और उसकी कमर को पकड़े हुए तेजी से धक्के देने लगा। ईवा भी बहुत ज्यादा थे, आहें भरने में भी असमर्थ। आनंद से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था।
कमरे में एक स्पष्ट मांस टकराव की आवाज गूंज उठी, उसका लिंग अंदर बाहर हो रहा था, प्रेम का रस निकल रहा था उसकी जांघों से नीचे फिसलते हुए। खुशी से उसकी आंखें नम हो गईं और वह केवल बेदम होकर रह सकी। कुछ देर बाद उसका शरीर अकड़ गया और उसे फिर से चरम सुख प्राप्त हुआ, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। ईथन के होठों से हल्की सी आह निकली, उसे लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना रुख बदल लिया, गति बढ़ाते हुए और भी गहराई तक और तेजी से प्रवेश करते हुए। पाह टिल्डा। ईवा चीख पड़ी जब उसने एक खास जगह पर वार किया। एथन ने यह देखा और अपना वार वहीं केंद्रित कर दिया। खुशी यह ईवा के लिए असहनीय था, उसका मुंह खुला रह गया और उसकी आंखें फैल गईं। फिर से चरम पर पहुंच गया। उसके द्वारा उसके लिंग को चूसने और दबाने से मिलने वाले आनंद से एथन कराह उठा। वह नहीं कर सका, अगर वह और देर तक रुकती तो वह अपना वीर्य उसके अंदर ही गिरा देता, जिससे उसके अंदर जलन होने लगी और वह कराह उठी। ईथन ने अपना लिंग बाहर निकाल लिया और उसका वीर्य उसकी योनि से रिसने लगा। जूलियन जल्दी से, उसे पहले से ही ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाला हो। संपर्क करें, नियम और शर्तें देखें, मेनू दिखाएंगे। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, पूर्ण उपन्यास संग। उसके संभलने का इंतजार किए बिना ही उसने उस पर हमला कर दिया। झुककर उसने उसके होठों को चूम लिया। उसने अपनी हर संभव हल्की सी आह को दबा दिया। ईथन कुर्सी पर बैठ गया और ईवा को अपना पूरा ध्यान सौंप दिया। जूलियन ने उसके निचले होठों को हल्का सा काटा और फिर उसकी गर्दन पर चुंबन की लकीरें बनाते हुए, चुसते हुए और फिर रुकते हुए आगे बढ़ गया। उसकी कॉलरबोन पर छोटे छोटे काटने के निशान थे। उसकी कमर धीरे धीरे और गहराई से अंदर की ओर धक्के मार रही थी, जिससे उसे मदहोश कर देने वाला आनंद मिल रहा था। उसका निचला हिस्सा बहुत भरा हुआ महसूस हो रहा था। जूलियन ने आराम से समय लिया, धीरे धीरे उसके आलिंगन की गर्माहट का आनंद लिया, फिर उसे उठाया। गति ममटिल्डा। ईवा ने कमजोर हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया जब वह उस पर टूट पड़ा, उस बल के कारण उसे आगे धकेलते हुए। उसका लिंग निर्दयतापूर्वक उसकी संवेदनशील दीवारों को रगड़ रहा था। पाह टिल्डा स्क्लेच टिल्डा। जूलियन ने उसकी गर्दन में सिसकते हुए अपना हाथ उसकी पीठ पर लपेट लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। जब वह हिल रहा था तो उसके स्तन उसकी छाती से रगड़ रहे थे। ईवा के संवेदनशील निपल्स उसकी छाती पर रगड़ खा रहे थे, जिससे झुंझुनी भरा दर्द और आनंद की लहर दौड़ रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी। उत्तेजना से उसने उसकी गर्दन पर काट लिया, उसके भीतरी भाग उसे जोर से निचोड़ रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गईं। भारी। उसने उस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे कमरा तेज अस्पष्ट आवाजों से भर गया। ईवा कराह उठी, बेदम होकर, तीव्र आनंद उसे जकड़ रहा था। मम टिल्डा धीरे करो टिल्डा। वह कराह उठी, उसके शब्द सांस फूल रही है। उनके शरीर का जोड़ सफेद झागदार तरल पदार्थों से लथपथ था, उसका लिंग उस पर बेचैनी से धड़क रहा था। आनंद का एक बिंदु, जिससे उसकी उंगलियां मुड़ गईं, उसका मुंह खुल गया और एक साफ तरल पदार्थ की एक पतली धार निकली। उसके होठों के कोने से नीचे की ओर सरक गया। ईथन इसे बड़े चाव से देख रहा था और उसका लिंग कड़ा हो गया। कुछ धक्कों के बाद एक नरमीवा के होठों से चीख निकली। चरम सुख के दौरान उसके हाथ उसकी पीठ को खरोंच रहे थे। उसका चरम सुख इतना तीव्र था कि इतनी तीव्रता से कि उसकी दीवारें उसके चारों ओर और भी कस गईं। उसने कराहते हुए कुछ चक्कर लगाए और फिर उसका भी वीर्यपात हो गया। जूलियन की सांस बाहर निकली हौंकते हुए। उसने उसे कसकर गले लगाया और अपनी सांसें संजोने के लिए उसे धीरे से चूमा। उनकी रात अभी खत्म नहीं हुई थी। बिस्तर पर लेटी तीन हिलती डुलती आकृतियों पर क्रिस्टल चमक रहे थे। ईथन और जूलियन ने अपनी जगहें बदलते हुए ईवा के दिमाग को परमानंद से भर दिया। वे चले गए। वे घंटों तक बिस्तर पर लेटे रहे। उन्हें पता ही नहीं था कि सुबह हो भी गई है या नहीं, इससे पहले कि वे बिस्तर पर गिर पड़े। ईवा के निचले होठों से अतिरिक्त सफेद तरल टपक रहा था। उसका शरीर लव बाइट से भरा हुआ था। एथन उसने गहरी सांस ली, फिर जूलियन के साथ मिलकर उसे साफ किया और जूलियन ने भीगे हुए कपड़े बदल दिए। चादरें। ईथन ने ईवा को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। दोनों ने हाथ धोए और फिर लेट गए उसके साथ बिस्तर पर। वे इतने थके हुए थे कि उन्हें रोशनी की कमी या धीमी गति से बहते पानी के बारे में सोचने का भी समय नहीं था। ईवा उनके बीचों बीच फंसी हुई थी। उसकी पीठ जूलियन की ओर और सामने का हिस्सा एथन की छाती पर था। कई घंटों की नींद के बाद एथन और जूलियन जाग उठे और ईवा अभी भी उनके बीच सो रही थी। उन्होंने उसकी तरफ एक नजर डाली और उनके दिमाग में कौंध गया कि उन्होंने क्या किया था। एक मुस्कान। जूलियन के होठों पर एक शब्द उभर आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दिन वह किसी महिला के साथ सोएगा। बात के लिंग के प्रति आकर्षण की कमी के कारण उसने एक समय यह भी सोचा कि क्या वह समलैंगिक है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। वह सोचते हुए अपनी उंगली से उसके हरे बालों को सहला रहा था। यह मानस जुनूनी, अति नाटकीय, आलसी, छोटी कद की महिला कभी भी उसकी नजरों से दूर नहीं जाने वाली थी। वह मेरी। यह विचार उसके दिल में उमड़ आया जब उसने उसके होठों पर चुंबन किया। ईथन उसकी पीली त्वचा पर क्रिस्टल जैसी चमकती रोशनी के खेल से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी उंगलियां उसे सहला रही थी, उसकी ठुड्डी धीरे धीरे उसकी गर्दन तक। जब उसे याद आया कि उसने कैसे लिया था तो उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। उसे असली बिल्ली समझो। उसने उसे गहराई से चूमा। उसकी आंखों में अधिकार की भावना झलक रही थी। ईवा नींद में ही भौहें सिकोड़ने लगी। उसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। ईथन ने उसके होंठ छोड़ दिए और सेटअप। उसने मुड़कर जूलियन के भावहीन चेहरे को देखा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसे आपस में बांटने का एक अलिखित समझौता कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। उससे ईर्ष्या करना या उसकी कृपा पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करना। ईथन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अंततः चमकते हुए क्रिस्टल ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसकी भौहें माथे पर शिकन लिए बिस्तर से उठते हुए उसने अपने स्पेस बैग में हाथ डाला और समय देखने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन समय नहीं था। समय क्या हुआ है? उसने जूलियन की ओर मुड़कर धीरे धीरे बढ़ते हुए भौहों के साथ पूछा। उसके चेहरे पर जूलियन उसे अपना फोन चेक करने के लिए कहने ही वाला था। वह चलती फिरती घड़ी नहीं था क्योंकि उसकी समय शक्तियां। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एथन ने अपना खाली फोन ऐसे उठाया जैसे कुछ पढ़ रहा हो। उसका मन। जूलियन उठ बैठा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर कोई और होता तो वह ऐसा नहीं करता। उन्होंने पैसे बचाने और फोन रिचार्ज न करने के लिए उन्हें दोषी ठहराया। काली धुंध कुंडलित हो गई। उसके हाथों के चारों ओर एक धुंधली टिक टिक करती घड़ी का आकार बन रहा था। शॉर्ट हैंड 8 पर था और लॉन्ग हैंड 12 पर। क्या हो रहा है? सुबह के 8 बज रहे हैं। उसका लहजा था। इस अविश्वसनीय स्थिति से स्तब्ध रह गया। ईथन झटपट खिड़की के पास गया और पर्दे खींच दिए।
शहर को आभास हो रहा था अंधकार के बीच प्रकाश का एकमात्र स्रोत चमकते हुए क्रिस्टलों के कुछ बिखरे हुए टुकड़े थे। जूलियन भी उनके साथ शामिल हो गया और उसे भी इन्हीं दृश्यों का सामना करना पड़ा। आखिर चल क्या रहा है? जूलियन ने बुदबुदाते हुए उस शीर्ष भाग को देखा जहां रोशनी थी। माना जाता था कि वह जगह पूरी तरह से अंधेरी थी जिसमें बिखरे हुए क्रिस्टल थे। बिना किसी कारण के ईथन का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि हालात सामान्य से बहुत दूर हैं। हमें ओएसिस वापस जाना होगा। ईथन का लहजा निर्णायक था, मानो वह कोई फैसला ले चुका हो। यह है किसी दूसरे शहर में अनजान रहने की बजाय उस जगह पर रहना बेहतर है जिससे वे परिचित हो। कम से कम वहां वे अपने संपर्कों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जूलियन ने सिर हिलाया और जल्दी से सो रही ईवा को कपड़े पहनाए और उसे धीरे से गोद में उठा लिया। उन्होंने भुगतान किया। काउंटर पर बैठा व्यक्ति, क्या आपको रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता पता है? एथन के धक्का देने के दौरान जूलियन ने उस आदमी से पूछा। उसे 50 चांदी के सिक्के दिए गए। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए तुरंत काउंटर से सिक्के उठा लिए। अमीर लोग। उसने चुपके से उनका आकलन किया और सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया। सार्वजनिक बस में चढ़ें और रेड स्ट्रीट पर उतर जाएं। वहां जाकर लोगों से पूछो, वे तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। रास्ता? उसकी भौहें तनते हुए और अस्पष्ट दिशा देखकर उसने आगे कहा। ट्रेन लगभग वहीं है, आपको शायद हॉर्न की तेज आवाज भी सुनाई दे। उस आदमी के लहजे में ईमानदारी झलक रही थी। उन्होंने सिर हिलाया और होटल से चले गए। सड़क पर चलते हुए अंधेरा ऐसा लग रहा था मानो उन्हें निगल जाने के बाद केवल बिखरी हुई क्रिस्टल जैसी रोशनी ही उनकी मार्गदर्शक थी। कुछ मिनटों बाद उनके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। एथन ने आदान प्रदान किया। जूलियन के साथ नजरें मिलाई। जूलियन ने सिर हिलाया और ईवा को सावधानीपूर्वक अपनी गोद में उठा लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। ये वही लोग हैं। अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी और उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। गुस्सा। उन्होंने इसी व्यक्ति से रास्ता पूछा था। ओए, उनके पीछे से एक तीखी कर्कश आवाज गूंजी। मुड़कर देखने पर उन्होंने 10 आदमियों को देखा। नेता को अपने होंठ हिलाते देख जूलियन ने अपनी उंगलियां झटक दी। एक तेज चमक उसके हाथों से खंजर छूट गया और वह आदमी के गले में जा घुसा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अन्य लोगों की आंखें भय से सिकुड़ गईं। जूलियन ने उनके शक्तिशाली नेता की हत्या कर दी थी। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया। काउंटर पर खड़े व्यक्ति के पैर लड़खड़ा गए। सब खत्म हो गया। अपने लालच के लिए पछतावा उसके भीतर एक अजीब सी पीड़ा लेकर उभरा। धुंधली क्रिस्टल जैसी रोशनी की मदद से उसने एथन का रूप देखा, बर्फ के खंजर को देखा, हवा में मंडराते हुए और उसकी दिशा में इशारा करते हुए लियाम के पैर लड़खड़ा गए। मैं उनमें से एक नहीं हूं, मुझे जाने दो, वह भय से व्याकुल होकर चिल्लाया। पूछताछ किए जाने पर निराशा। नाक से बलगम उसके चेहरे पर टपक रहा था और घृणा से एथन की भौहें तन गईं। उस व्यक्ति की धड़कन सुनकर सच्चाई का पता चलने पर उसने उसे छोड़ दिया। क्या आप ट्रेन चला सकते हैं? उनका स्वर सपाट था। उन्हें उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, वे बस जानना चाहते थे। रोना बंद करने के लिए। हाँ, मैं कर सकता हूं। लियाम ने बेतहाशा सिर हिलाया। वह उपयोगी साबित होने और मारे जाने से बचने के लिए पूरी तरह से बेताब था। ईथन ने सुखद आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाई। ठीक है, मेरे साथ आओ। हुक। ट्रेन का हॉर्न जोर से बजा, जिससे उसकी बात अधूरी रह गई। ईथन का सिर आवाज की ओर घूम गया, आंखें चौड़ी कर। लियाम को कॉलर से पकड़कर वह नियंत्रण कक्ष की ओर तेजी से भागा और वहां पहुंचा। सामने के दृश्य को देखकर वह रुक गया। ईवा और जूलियन अनियंत्रित बच्चों की तरह नियंत्रणों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। लाल वाले बटन से रोशनी जल उठी। हम हरा वाला बटन दबाओ। ईवा ने जूलियन को निर्देश दिया और उसने बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे केवल एथन के भावहीन चेहरे का सामना करना पड़ा। उन्होंने उठाया। उनकी भौहें क्या वाले भाव में उठी हुई थी। वे ट्रेन को यहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। सांस। ईथन ने अपनी भौहों के बीच दबाया और उस आदमी को आगे धकेलते हुए कहा, वह कर सकता है। ड्राइव करो। एथन के शब्दों ने ईवा को थमने पर मजबूर कर दिया। वह आंसू भरी आंखों वाले उस आदमी की ओर मुड़ी। क्या आपको यकीन है? मैं गाड़ी चला सकती हूँ। देखो। ईवा ने दूसरा बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एथन ने उसे रोक दिया। वह तेज था। उसने उसे उठाया और अपने साथ ले गया। ईवा के हाथ फैले हुए थे। उसकी उंगलियां दबाने की मुद्रा में फड़क रही थी। नहीं। उनकी आवाज में बहुत अनिच्छा झलक रही थी। उसने पर्याप्त दबाव नहीं डाला था। एथन ने उसकी विनतियों को अनसुना कर दिया और उसे नीचे दबाए रखा, जबकि वह बैठा रहा। छटपटाते हुए उसके शरीर के चारों ओर हाथ लिपट गए। जूलियन ने उसकी ओर आ रही विनती भरी निगाहों को अनसुना कर दिया और अपने बालों को कुरेदने लगा। उंगलियां ऐसे घुमाई जैसे कि यह सबसे दिलचस्प चीज हो। लियाम ने देखा कि कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और उसने झटपट ट्रेन का इंजन चालू कर दिया। ट्रेन उन्हें सुचारू रूप से उनके गंतव्य तक ले गई और कुछ समय बाद ईवा को आराम महसूस हुआ। ईथन का आलिंगन। उसे बटन दबाने और उन्हें काम करते देखने का दुर्लभ अवसर चूकने का अफसोस था। उसने जूलियन की तरफ देखा और नाक सिकुड़ी। उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए इस समय उसका पेट गुर्राया। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, एथन से नजरें मिलाई और उसे इशारा किया। पेट। ईथन उसकी बात समझ गया और अफसोस के साथ उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह जूलियन की ओर मुड़ा और बोला, खाना। जूलियन ने अपनी भौहें उठाई और आराम से अपनी सीट पर झुक गया। हिलने डुलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। प्यारी ईवा, क्या तुम्हें भूख लगी है? हम। उसके चेहरे पर दिख रही मुस्कान उसे थप्पड़ मारने को बेताब कर रही थी। ईवा, उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ। जूलियन को ताजगी महसूस हुई, ये जानकर कि भूख के कारण उसे नजरअंदाज करने का उसका मकसद नाकाम हो गया था। वह उसने खाना परोसा, ये जानते हुए कि उसे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए वरना वह सचमुच नाराज हो सकती है। हिंसक। लोहे की मेज पर खाना रखते हुए जूलियन ने अपने ड्राइवर के लिए भी कुछ खाना निकाल लिया। उसे भी कुछ खाना चाहिए था। वे स्वस्थ थे ताकि वे शांतिपूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ईवा अपने अंदर पनप रहे गुस्से को भूल गई और वह अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। समय तेजी से बीत गया और अंततः ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई। जैसे ही उन्हें मिला, नीचे उतरकर वे उन सवालों से बचने के लिए ट्रेन स्टेशन से चले गए जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। वे सन रह गए। लियाम को वहीं छोड़ गए, जिसे यह नहीं लगता था कि वह ऐसी भयावह परिस्थितियों से बच पाएगा। ईवा के पैर जमीन पर पड़े और उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान खिल उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ठोस जमीन की इतनी याद आएगी। जूलियन ब्लेन से संपर्क नहीं कर सका ताकि वह उन्हें लेने आ सके और वह केवल एक बस में ही चल सका। पीछे
ईवा ने खिड़की से बाहर देखा तो शहर अभी भी वैसा ही था अगर आप उसे नजरअंदाज कर दे तो। चमकता हुआ क्रिस्टल पत्थर मार्ग को रोशन कर रहा है। वह देखते देखते उब गई और अपनी सीट पर पीछे झुककर आंखें बंद कर ली। एतान शहर हमेशा की तरह चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बेचैनी भरी भावना उसे बता रही थी कि यह शांति पहले से ही मौजूद है। आंधी। उन्हें उम्मीद थी कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और स्थिति को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। जूलियन ने देखा कि वहां से कोई कार नहीं गुजरी, केवल उनकी जैसी बसें ही गुजर रही थी। उसने एथन को कोहनी मारने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए देखा तुमने कोई भी कार यहां से नहीं गुजरी है। पिछले 1 घंटे में हमें क्या हुआ? एथन चौंक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा और सच में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ियां वहां से गुजर गईं। हमें पहले वैज्ञानिक संघ पर ही रुकना चाहिए। एथन ने एक निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई थी कि वे सबसे पहले हवेली तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्हें जानकारी की जरूरत थी। उन्हें जानकारी की कमी को लेकर बेचैनी महसूस हुई। जूलियन ने सिर हिलाया। ईवा उसके पीछे पीछे चली, ईथन के लहजे में व्याप्त बेचैनी और तनावपूर्ण माहौल को भांपते हुए। 1 घंटे बाद उन्होंने ड्राइवर को उन्हें एस लोगो वाली इमारत के सामने छोड़ने के लिए कहा। ईवा ने उस ऊंची इमारत को देखा और उसे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी उसमें प्रवेश कर जाएगी। ईथन और जूलियन उसके बगल में चलते हुए उसे बीच में बिठाकर अंदर चले गए। इमारत। ईवा की निगाहें अधूरी तकनीकों की श्रृंखला पर पड़ी। सफेद कपड़ों में पुरुष और महिलाएं। कपड़े इधर उधर घूम रहे थे। कुछ लोग साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे जबकि अन्य के कपड़े बिखरे हुए थे। उनके शरीर पर कपड़े मुश्किल से लटके हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। इससे तो पांडा भी ईर्ष्या करेगा। ईवा ने यह निराशाजनक दृश्य देखा और उनके बारे में उसकी जो लंबी समझदार छवि थी वह अचानक फूट पड़ी। अवास्तविक सपना, चौंकाने वाला, लेकिन इसकी उम्मीद तो थी ही। लेकिन उनमें तनाव की गंध आती है और अवसाद जो देखने में उसके ज़ॉम्बी जैसे लगते हैं लेकिन कहीं ज्यादा साफ सुथरे। उसने सोचा। उन्हें कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। जूलियन और एथन को अपना जारी किया हुआ कार्ड दिखाना पड़ा। उन्हें ऊपरी मंजिलों पर जाने की अनुमति देने से पहले एक शीर्ष वैज्ञानिक द्वारा उनकी समीक्षा की गई थी। वह हमारे साथ है, एथन ने सुरक्षाकर्मियों को बताया, जिन्होंने ईवा को अंदर आने से रोकने की कोशिश की थी। लिफ्ट में बिजली नहीं है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। गार्ड ने उनके पीछे से आवाज लगाई। जूलियन ने हाथ हिलाया। इसके जवाब में उन्होंने अपनी दिशा बदलकर सीढ़ियों की ओर कर ली। हम किस मंजिल पर जा रहे हैं? ईवा की आवाज में जिज्ञासा और थोड़ा डर दोनों थे। Say her observation, this building was so tall from the outside, 30 floors at her estimation. यहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में सोचकर उसे पसीना आने लगा। 15वीं मंजिल, मुझे लगता है। जूलियन का लहजा अनिश्चित था और वे एथन की ओर मुड़े, जो ज्यादातर वैज्ञानिक संघ से संबंधित मामले। यह 18वीं मंजिल है। एथन के शब्दों ने ईवा को गले लगा लिया। वह अविश्वास से भरी हुई थी। क्या? ईवा ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। लोगों की निगाहें अपनी ओर आते देख उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसका मुंह तो ठीक था, लेकिन उसकी आंखें काफी भावपूर्ण थीं। उनकी इस तीव्र प्रतिक्रिया को न समझते हुए सीढ़ियों पर पहुंचने पर ही उन्हें समझ आया। ईवा के डर को समझे। ईवा अंतहीन घुमावदार सीढ़ियों को घूरती रही। उसे पहले से ही चक्कर आने लगा था। उसके चेहरे पर लगभग आंसू भरे भाव थे, जो श्रमिकों के प्रति गहरे सम्मान से भरे हुए थे। अध्याय 42, मैं तुम्हें सोते समय मार डालूंगा। जब तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। एथन के शब्दों से मेरे मन में कोई सकारात्मक विचार नहीं आया। सीढ़ियों से चलना। ईवा केवल मुस्कुरा सकी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वे सभी चढ़ाई कर रहे थे और वह उसे अपने वजन से एथन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ। ईवा का लहजा दृढ़ था। एथन ने कुछ देर तक उसे घूरने के बाद सिर हिलाया। जूलियन ईवा के करीब आया और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इन पैरों के साथ जीवित रह पाओगी? उसका चिढ़ाना इन शब्दों से ईवा भड़क उठी और उस पर झपट पड़ी, मानो उसे जान से मार डालने के लिए तैयार हो। जूलियन ने उसे सहजता से पकड़ लिया। उसका शरीर उसके कंधों पर लटका हुआ था और उसने उसे थपथपाया। धीरे से टक्कर मारो। वहां। हा। जूलियन हंसते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे डालो नीचे। ईवा ने मुक्का मारकर उसकी पीठ पर वार किया, लेकिन उसने जवाब में उसके नितंबों पर थपथपाया। अगर तुमने दोबारा मेरी पीठ थपथपाई तो मैं तुम्हें सोते समय मार डालूंगा। ईवा चीखी। उसके हाथों ने उसे चुटकी काट लजवाबी कार्रवाई में। ईथन ने जूलियन के चतुर विचार पर एक नजर डाली और खुद के इस विचार से निराश महसूस किया। इस विचार के साथ वह उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसकी निगाहें उसके फूले हुए गालों और भारी सांसों पर टिकी रहीं। वह मैं खुद को रोक नहीं पाए और उसके गालों को चुटकी काट ली। उसकी कोमलता को महसूस करते हुए उसने शरारत से उसके गालों को दबाया। ईवा अपने बदले की योजना बना रही है। एथन की अचानक की गई हरकत से जूलियन हैरान रह गया। क्या स्क्विश कर रहा है? उसके कृत्यों के कारण उसकी आवाज पहचान से परे हो गई। श्रमिकों सीढ़ियां चढ़ने वाले व्यक्ति ने इस तिकड़ी को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। जैसे जैसे वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ईवा उनकी हरकतों से थक चुकी थी। वह जूलियन का सहारा लेकर खड़ी रही, कंधों पर मानो कोई मृत भार हो। उसे कभी कभी जूलियन द्वारा उसके नितंबों को सहलाने का एहसास होता था और वह ऐसा दिखावा करती थी जैसे वह उसकी शारीरिक गतिविधि हो। सीढ़ियां चढ़ने से ऐसा हुआ। तुम मुझसे बदला लोगे था। नींद में डूबने से पहले वह मन ही मन चीखी। चढ़ाई की लयबद्ध गति द्वारा। अगर तुम आधे रास्ते तक भी पहुंच गए तो मैं उसे गोद में उठा लूंगी। ईथन ने जूलियन के जवाब का इंतजार किया। चिंता मत करो, मैं थका हुआ नहीं हूं। मैं बिना पसीना बहाए उसके 50 वजन को उठा सकता हूं। जूलियन का लहजा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने ईवा को कसकर गले लगाया और उसे उठा लिया। गति। ईथन के चेहरे पर अवाक भाव था। मुझे पता है कि तुम मुझे समझते हो, अनजान होने का नाटक मत करो। जब आप 9वीं मंजिल पर पहुंचेंगे तब उसे उठाने की मेरी बारी होगी। ईथन ने हर शब्द स्पष्ट रूप से कहा। ईथन की ठंडी निगाहें जूलियन पर टिक गईं, लेकिन जूलियन, जो पहले से ही इसके आदी थे, परेशान नहीं हुए। वह ईवा को छोड़ने वाला नहीं था। यही उसे इतनी देर तक अपने पास रखने का मौका था। अपनी भावनाओं को लेकर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन मैं ठीक हूं। जूलियन अंत तक अनभिज्ञता का नाटक करता रहा, यहां तक कि ईथन के सामने खुश और भावुक चेहरा बनाना भी उसकी देखभाल करने का दायित्व। ईथन समझ गया था कि जूलियन ईवा को उसके हवाले नहीं करने वाला है। उसने जूलियन के कार्यों को अपने ध्यान में रखा। बात के लिए ध्यान में रखें, साथ ही वे कारनामे जो उसने ट्रेन में किए थे
उसे बहुत समय हो गया है जूलियन के साथ मौत की लड़ाई लड़ी। जूलियन ठंड और डर महसूस करते हुए कांप उठा। उसने उस भावना को झटक दिया, यह मानते हुए कि ईथन उसे जमा देने की कोशिश कर रहा था। अपनी सर्दी को थोड़ा कम करो, वह सो रही है, उसे सर्दी मत लगने दो। बिना देखे पीछे हटकर उसने ईवा को पकड़ा और अपनी गति बढ़ा दी। ईथन ने गहरी सांस ली और मेरे साथ साथ चलने लगा। 17वीं मंजिल पर ईवा हिली डुली और अपने हाथों को मलने लगी। उसका चेहरा उसकी गर्दन पर था। उसने अपनी आंखें खोली और उसे एहसास हुआ कि वह उल्टी पड़ी है। क्या दुनिया, हम पलट गई, क्या हम अब हाथों पर चल रहे हैं? वाह, ईवा ने बुदबुदाते हुए कहा, नींद से आंखें भारी हो गई थी। हाँ, ये सब अचानक ही हुआ। जूलियन का लहजा गंभीर था और ईवा की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, उसने जूलियन का चेहरा ढूंढने की कोशिश करते हुए हैरानी से कहा। लेकिन एक हाथ ने उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा लिया। उसने पलकें झपकाईं और एथन को घूरकर देखा। एक पल बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह नींद से जाग उठी। उसकी निरर्थक बातें उसके दिमाग में कौंध गईं और उसने अपना चेहरा छिपा लिया। लेकिन याद रखना, उन दोनों ने उसे शर्मिंदा होते देखा। उसने धमकी दी। आपने कुछ नहीं सुना। उसने जोर देने के लिए जूलियन की कमर को चुटकी से दबाया। ईथन ने सिर हिलाया, उसका निगाहें मनोरंजन से भरी हुई थी। जूलियन दर्द से कराह उठा और बदले में उसने उसके नितंबों को थपथपाया और दबाया। ईवा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्रोध और शर्मिंदगी। क्या हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं? उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। बस पहुंचने ही वाले हैं। एथन के यहाँ शब्दों को सुनकर वह मुस्कुराए। आखिरकार मैं आजाद हो जाऊंगा। कुछ मिनटों के बाद वे आखिरकार 18वीं मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही जूलियन नीचे गिरा, उसने उसे लात मारी और बोली, आउच। जूलियन ने जानबूझकर चीख मारी, ये जानते हुए कि वह बच सकता है, लेकिन वह उन्होंने ऐसा न करने का विकल्प चुना। उसके फूले हुए गाल और उग्र नजर देखकर कितनी प्यारी है। मेरा मन करता है उसे अपनी जेब में रख लूं। ईवा को लगा कि उसकी नजर कहीं और है और वह एथन की ओर बढ़ी। अभी भी उसकी अरुचि से वह संतुष्ट नहीं थी। आत्मग्लानि। उसके कारनामों से मेरी सुडौल कमर लगभग विकृत हो गई थी। उसने चुपके से अपनी कमर थपथपाई। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे उसकी छोटी छोटी हरकतों को देख रहे थे। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि उसका चेहरा बिल्कुल सीधा रहे। इसी बीच एक दफ्तर के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी एक खुले हुए दस्तावेज में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी आंखें इतनी काली थीं कि उन पर हल्के हल्के नीले निशान दिख रहे थे। उसकी मेज पर कागज बिखरे पड़े थे, जिन पर सूत्र घनी तरह से लिखे हुए थे। वह इतना फोकस दैट ही म्यूटेड द साउंड कमिंग फ्रॉम द दूर। जूलियन और बाकी लोग लगातार दस्तक दे रहे सहायक को घूरते रहे और सोचने लगे कि वह आदमी बाहर उसे जम्हाए आ रही है। मुझे क्षमा करें, उस व्यक्ति ने अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी। वह मुश्किल से ही संभाल पा रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। पिछले 6 दिनों से वे बिना सोए और बिना आराम किए काम कर रहे थे। मिस्टर स्टोन, मैं अंदर आ रहा हूं। उसने घुंडी घुमाने से पहले आवाज लगाई। जो चाहो ले लो और चले जाओ, स्टोन ने ऊपर देखे बिना कहा। उसके हाथ हिल रहे थे। तेजी से पृष्ठ पर घनत्व गलत है, विद्युत विधि आजमाएं। उसने धीरे से कहा, अस्पष्ट शब्द। उसके चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। ईवा ने उस आदमी के चेहरे को देखा और उसे लगा कि वह चेहरा जाना पहचाना है। ईथन की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि थोड़ी बहुत समानता है। वह पूछने ही वाली थी कि जूलियन ने आवाज दी, अंकल स्टोन, आपका वजन कम हो गया है। स्टोन के चोटिल शरीर को देखकर उनके स्वर में आश्चर्य का भाव था। काली आंखें और बिखरा हुआ चेहरा। वे अभी कुछ देर के लिए बाहर गए थे। वह ऐसा क्यों दिख रहा था? क्या कोई व्यक्ति थकावट की कगार पर है? अरे, आप लोग हैं। स्टोन के लहजे में हमेशा की तरह उत्साह नहीं था। उसने ऊपर की ओर देखा तक नहीं। उन्हें देखो। ईथन को अपने चाचा के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसे जवाब चाहिए थे। ईवा के करीब झुकते हुए उसने उसके कानों में फुसफुसाया, कृपया अपनी शक्तियों का प्रयोग उस पर करो। उसकी गर्म सांसों से ईवा का कान फड़क उठा। वह थोड़ा पीछे हट गई और गुनगुनाने लगी, प्रतिक्रिया। उसके हाथ चमक उठे और हरी ऊर्जा की लहरों ने स्टोन को घेर लिया। हाँ। एक आरामदायक उसके होठों से एक आह निकली और उसने ऊपर देखकर धन्यवाद देने की कोशिश की। हरे बालों वाली महिला को देखकर उसने धन्यवाद में सिर हिलाया, फिर एथन पर ध्यान केंद्रित किया और जूलियन, मेरे पास आपको सब कुछ समझाने के लिए 20 मिनट है। उसे पूरा यकीन था कि वे यहीं हैं। उत्तरों के लिए वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया और अपने सहायक को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। जूलियन, दरवाजा बंद करो। बुरी खबर सुनकर स्टोन ने आह भरी और फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह उन्हें जो खबर देने वाला था। अध्याय 43, मैं हत्यारा हूं। शू। जूलियन ने दरवाजा बंद कर दिया और वे बैठकर उसके बोलने की शुरुआत का इंतजार करने लगे। सन्नाटा पत्थर की तरह छाया रहा। उसने अपने विचारों को एकत्रित किया। 10 साल बाद सांस की भट्टी काम करना बंद कर देगी। स्टोन ने दुखद प्रस्तुति दीपक को यथासंभव विनम्र तरीके से बताया गया। ईथन और बाकी लोग स्तब्ध होकर बैठे रहे, उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि यह काम करना बंद कर देगा? ईवा ने उस आदमी की आंखों में देखा और धीमी आवाज में पूछा। स्टोन ने हताशा में अपने बालों में हाथ फेरा। इसका मतलब है कि हम सब दम घुटकर मर जाएंगे। 10 साल में मृत्यु हो जाएगी। इन सब के लिए उस शॉकवेव को ही दोषी ठहराओ। अगर मैं कारण देख पाता, कुछ डेटा निकालो। स्टोन अपने मानसिक गणनाओं में खो गया। शॉकवेव का जिक्र सुनते ही वे जम गए, सदमे और हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। अपराध बोध। ये लोग ही इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। क्या हमें हमारे अपराधों के लिए फांसी दी जाएगी? मैं एक हत्यारा हूं। शू। ईवा cried internally. Her outward expression was on the verge of tears. ईथन और जूलियन के चेहरे के भावों को शब्दों में बयान करना असंभव था। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं, या फिर कालकोठरी को दोष दे कि वह मनुष्यों का सफाया करना चाहती है। स्टोन अपनी गणनाओं में इतना मग्न था कि उसने कागज पर कुछ कोड लिख दिए और उन्होंने उनके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। क्या इसे बचाने का कोई तरीका है? ईवा की आवाज आशा से भरी हुई थी और उसने सवाल पूछा। जूलियन और एथन यही सवाल पूछना चाहते थे। उसके शब्दों ने स्टोन को झकझोर कर रख दिया। उनकी आशा भरी आंखों को देखकर उसने आह भरी और कहा, कटु सत्य। बच्चे, पिछले 6 दिनों से हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सोने के लिए जाना चाहता हूं। शॉकवेव को विशेष रूप से हमारी तकनीक को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्टोन के आखिरी शब्दों ने ईवा की सारी उम्मीदें तोड़ दी। वह अपनी सीट पर पीछे की ओर धंस गई। पत्थरों ने देखा कि वह रोने ही वाली थी। इतना उदास दिखने की कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, हमारे पास इसे सुझाने के लिए अभी भी 10 साल है। हालांकि उसे खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं था। पिछले कुछ दिनों से, यहाँ तक कि जब वह अपने कार्यालय में दुबके हुए थे, तब भी उन्हें इस बात का एहसास होता रहा। अभिजात वर्ग द्वारा भंडारण के लिए अतिरिक्त वायु आपूर्ति खरीदने के गुप्त प्रयासों के बारे में। वैसे क्या आपने कालकोठरी में कोई संदिग्ध घटना देखी? स्टोन ने पूछा, अपने निराशाजनक विचारों को दूर भगाते हुए। उन्होंने उन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि उन्हें ऐसे उत्तर मिल सके जो मददगार साबित हो सके। उसे एक बड़ी सफलता मिली। ईवा पहले तो तनाव में आ गई, फिर एथन और जूलियन के प्यार भरे हाथों से उसकी जांघों को छूते ही उसे सुकून मिला। ईथन ने अपने चाचा को घूरकर देखा, उनका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। लड़ाई के दौरान एक उच्च स्तर के कालकोठरी में हमें संयोगवश एक सीधी खड़ी सुनहरी चाबी मिली। पास जाने पर उसने कुछ खोला, एक आघात तरंग। हम बेहोश हो गए थे। जूलियन ने गुनगुनाते हुए एथन के आधे सच से सहमति जताई। ईवा ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। स्टोन ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। चाबी ने उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या आपको सटीक जानकारी है? चाबी कहाँ है? स्टोन के स्वर में जल्दबाजी थी। यह पहला सुराग था जो उसे मिला था और वह इसे नजरअंदाज करने वाला नहीं था। हम याद रखते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि चाबी वही रहेगी। जूलियन ने जवाब दिया और वे उसने सहमति में सिर हिलाया। स्टोन उछल पड़ा। मैं कुछ चीजें व्यवस्थित कर लेता हूं, तुम यहीं इंतजार करो। वह बिना किसी का इंतजार किए तेजी से बाहर निकल गया। एक प्रत्युत्तर। हाँ। ईवा ने एक गहरी सांस छोड़ी, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि वह रोक कर रखी हुई थी। उनका सामना करते हुए, क्या ये हमारा है? ईवा की बात उसके सिर पर पड़े भार से अधूरी रह गई। उसने ऊपर देखा, जूलियन और एथन की गंभीर निगाहों को देखना। जूलियन ने शुरुआत की, उन विचारों को अपने मन से निकाल दें। ये वही कालकोठरी है जिससे इस प्रकार की वस्तु प्राप्त हुई थी। अगर हम नहीं खोलेंगे तो कोई और इसे खोल देगा। ईवा को उसकी बातों से सुकून मिला, राहत की लहर दौड़ गई। मैं सामान्य मॉडल से अपग्रेड नहीं करना चाहता। महज 8 दिनों में राहगीर से इस दुनिया का खलनायक बन गया। उसके गालों पर एक चुटकी ने उसे चौंका दिया। हकीकत में लौटते हुए उसने एथन की हरकत पर अपनी भौहें ऊपर उठाई। याद करना, हम मेरी कहानी पर ही टिके रहेंगे कि हमें चाबी कैसे मिली। एथन ने ईवा को सलाह दी। उसने सहमति में जल्दी से सिर हिलाया। लेकिन एथन ने उसके गालों को नहीं छोड़ा, बल्कि शरारती अंदाज में उन्हें अलग अलग आकृतियों में दबाता रहा। ईवा ने उसके हाथों को झटक दिया और यह सोचते हुए दूर चली गई कि आखिर उनमें क्या खराबी थी। एक पहले उसके बाल थे, अब उसके गाल हैं। जूलियन खड़ा हुआ और दीवार के पीछे छिपी तिजोरी की ओर बढ़ा। अभ्यास के साथ साथ वह आसानी से तिजोरी बाहर निकाली। अरे एथन, उसका पासवर्ड क्या है? एथन जूलियन की हरकतों को समझता था, लेकिन उसने रुकने की जहमत नहीं उठाई। उसे भी एक पे की आवश्यकता थी। 55,833। क्लिक। तिजोरी खुली और उसमें से शराब की 3 आकर्षक बोतलें दिखाई दी। एक मुस्कान उभरी हुए आदमी के छिपाए हुए सामान को देखकर उसके होंठ कांप रहे थे। ये बढ़िया चीज थी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने चुपके से 2 बोतलें अपने स्पेस बैग में रख ली। तेज कदमों की आहट सुनकर जूलियन ने तिजोरी को बंद किया और ठीक उसी समय टेलीपोर्ट होकर अपनी सीट पर पहुंच गया। दरवाजा खुल गया। स्टोन 2 लोगों के साथ अंदर आया। उन्होंने उन दोनों का एक दूसरे से परिचय कराया। ये हमारी जगह है शक्तिशाली उपयोगकर्ता, और ये कालकोठरी के लुटेरे हमें रास्ता दिखा रहे हैं। उनके परिचय संक्षिप्त थे। उन सभी ने अभिवादन में सिर हिलाया। हमें चलना चाहिए, स्टोन ने गाड़ी रोकते हुए कहा। उसका सफेद कोट। उनके कार्यालय से निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें सीढ़ियों की ओर जाते हुए देखकर पत्थर कहा, हम मैनुअल लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, सीढ़ियों से जाना समय की बर्बादी है। ईवा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और वह भावहीन होकर उनके पीछे पीछे चली गई। वे लोहे की लिफ्ट में चढ़े, रस्सी से लटके हुए थे और स्टोन ने नीचे उतरने के लिए लीवर खींचा। नो बैकवोट ओ नो शन। सुरक्षा ने उन्हें क्यों नहीं बताया मुझे क्या करना पड़ा, और वहां एक लिफ्ट थी जिसका वे इस्तेमाल कर सकते थे। आह। जूलियन उसके मन की बात जानने की तरह झुक गया और फुसफुसाया, केवल सबसे ऊपरी मंजिल और उच्च स्तरीय वैज्ञानिक इसका उपयोग कर सकते हैं। यह अंकल स्टोन की वजह से है। उनकी बातों पर उसका गुस्सा फूट पड़ा, ठंडे पानी से भिगोया हुआ। उसने स्टोन की ओर देखा, उसकी निगाहों में कृतज्ञता थी। अगर वह न होता तो उसे इन सब से गुजरना पड़ता। फिर से वही बात। स्टोन ने उसकी निगाह महसूस की और उसकी ओर देखा। उसने अनजाने में ही विचारमग्न होकर सिर हिलाया। उसके चेहरे के भाव का क्या मतलब था? वे स्टोन के पीछे पीछे एक भूमिगत गराज की ओर गए। स्टोन ने अपना कार्ड दिखाया। सुरक्षा कर्मियों ने मुझे उनके साथ अंदर जाने की अनुमति दी। वे अलग अलग गाड़ियों के बीच से गुजरे। ईवा की नजरें जीपों और मिनीबसों पर टिकी हुई थी। मैंने देखा कि स्टोन एक के सामने रुक गया। अध्याय 44 अंतरिक्ष बेल्ट कुछ इस तरह दिखती है। उन्होंने एक मिनीबस चुनी और वे सभी उसमें सवार हो गए। स्टोन ने गाड़ी चलाने के लिए ईथन को चाबियां फेंक दी, लेकिन उसने उन्हें जूलियन को सौंप दिया और जूलियन के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही बस में चढ़ गया। वह स्टोन की स्तब्ध निगाहों के नीचे ईवा के बगल में बैठ गया। उसके भतीजे को कब से ये सब होने लगा? दूसरों के करीब। बच्चा हमेशा से ही असामाजिक और भावहीन था। अगर जूलियन न होता तो वह दोस्त नहीं होते। जब एथन ने ईवा के हाथ पकड़े तो स्टोन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगभग लगा कि वह तनाव के कारण मतिभ्रम होना। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन तस्वीर वैसी ही रही। कार स्टार्ट हो गई, जिससे उसे याद आ गया वह किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त था। उसने अपनी जिज्ञासा को बात के लिए दबा दिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बीतने के बाद वे शहर के प्रवेश द्वार के और करीब पहुंच गए। बस खड़ी करके वे नीचे उतर गए। स्टोन ने ऑक्सीजन मास्क सबको पहनने के लिए दे दिया। अंतरिक्ष ऊर्जा उपयोगकर्ता काम पर लग गए। उनमें से एक के हाथ दूसर रोशनी में लिपटे हुए थे। उसने अपने हाथों को हवा में लहराया। अंतरिक्ष के ताने बाने को खोलते हुए एक छोटे से ताने बाने की तरह चमक उठा। दरवाजा। जल्दी अंदर आओ, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। गेट को खुला रखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। वे तेजी से अंदर चले गए और जैसे ही वह आदमी गुजरा, वह जगह अपने आप ठीक हो गई। वह आदमी दीवार का सहारा लेते हुए जोर जोर से सांस ले रहा था। ईवा ने उसे कुछ ऊर्जा दी और अपनी ताकत वापस आने पर उसने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। ईवा को पता था कि वे कहां हैं, यहीं से उन्हें यह तय करना था कि किस कालकोठरी में जाना है। प्रवेश करने और वापस लौटने के लिए शहर।
लेकिन वे दुविधा में पड़ गए, अब वार गेट बंद था और उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होगा। मध्यम आकार के कालकोठरी या किसी अन्य कालकोठरी का प्रवेश द्वार। वे गुफा की दीवारों से घिरे हुए हैं, क्या आपको उसकी विशिष्ट दिशा याद है? उच्च स्तरीय कालकोठरी। स्टोन ने अपने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से पूछा। जूलियन ने चारों ओर देखा, चट्टानों से कुछ परिचित होने का प्रयास करते हुए ताकि उसे याद रहे। ताना बाना द्वार की स्थिति। फिर उसकी नजर एक चट्टान के फटे हुए लाल किनारों पर टिक गई। वह उसकी ओर बढ़ा और उसने चट्टान को घूर कर देखा। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि वह वही है। यहाँ कोशिश करो, उसने उन्हें पुकारा। ईथन और ईवा को किसी भी प्रकार की आत्मीयता महसूस नहीं हुई, वे पृष्ठभूमि में ही रहे। अन्य अंतरिक्ष शक्ति उपयोगकर्ता ने भी अंतरिक्ष को फाड़ने की वही क्रिया दोहराई। वे उसकी याद दिलाए बिना ही जल्दी से आगे बढ़ गए। ईवा की दुनिया घूम रही थी, परिचित उसे मतली महसूस होने लगी और उसने सहारे के लिए दीवार को पकड़ लिया। ईथन ने एक मिठाई निकाली और अपने चाचा की अविश्वास भरी निगाहों के बीच उसे खिला दी। ईवा ने खुद को संभाला और नसों जैसी दीवारों को देखकर तुरंत समझ गई कि यही वह जगह है। कालकोठरी। मुझे उम्मीद है कि मुझे उन चींटियों से दोबारा नहीं लड़ना पड़ेगा। क्या ये कालकोठरी है? स्टोन ने पूछा और उन्हें उनकी ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क पहने हुए वे अंदर की ओर बढ़ते हुए खामोशी में डूब गए। सौभाग्यवश लेकिन असामान्य रूप से उन्हें रास्ते में किसी भी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। जिस जगह उन्होंने चींटियों से लड़ाई की थी उसके करीब पहुंचते ही ईवा और बाकी लोग वे सतर्क थे, लेकिन सोने की चाबी के बजाय उन्होंने बीच में एक चमकता हुआ वार्प गेट देखा। कालकोठरी। ईवा ने वार्प गेट के चारों ओर घूमते हुए हैरानी से अपना सिर झुकाया। ईवा ने इशारा किया, वार्प गेट, ओह ये यहाँ नहीं था। ईथन और जूलियन भी हैरान थे, उन्होंने पाया चाबी का कोई निशान नहीं मिला, उसकी जगह एक संदिग्ध दिखने वाला वार्प गेट दिखाई दिया। स्टोन की आंखें चमक उठी और वह वार्प गेट के चारों ओर घूमते हुए उसमें एक उंगली डालने लगा। यह एक सामान्य ताना बाना द्वार है। इसमें कौन से रहस्य छिपे हैं? उसकी आवाज में कोई निष्कपट नहीं था। जिज्ञासावश एथन और जूलियन को उसे इस हालत में देखकर बुरा महसूस हुआ। वे सहज रूप से पीछे हट गए। स्टोन ने अपनी उंगलियों को आपस में ताली बजाई। हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ईथन, जूलियन, मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। स्टोन की बातों से ईवा की आंखें चौड़ी हो गईं। अविश्वास। क्या हम इससे गुजर रहे हैं? उसके स्वर में हैरानी झलक रही थी। एक सामान्य व्यक्ति क्या स्वीकार करेगा? एक ऐसे वार्प गेट से होकर जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया। पागल, मैंने इसके लिए साइन अप नहीं किया था। स्टोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे खींचकर भागने लगा। रुकने की आकृति। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने ईवा को वार्प गेट के अंदर खींच लिया। ईथन और जूलियन की आंखें रास्ता चौड़ा हो गया और वे उनके पीछे दौड़ पड़े। अंतरिक्ष यात्रियों ने श्री स्टोन की हरकत को देखकर भयभीत और अचंभित निगाहों से एक दूसरे को देखा। आत्महत्या करने की जिज्ञासा का प्रत्यक्ष अनुभव। वे वहां से गुजर गए, उनके पास राक्षसों से लड़ने की शक्ति नहीं थी और यही बेहतर था। भीड़ के साथ चलना। वार्प गेट के बगल में स्थित कालकोठरी का क्रिस्टल चमक रहा था, जिससे एक अशुभ और रहस्यमय वातावरण उत्पन्न हो रहा था। आह, रुको। ईवा की चीखें उसके गले में अटक गईं क्योंकि उसका शरीर एक आकाशगंगा में घूम रहा था। सुरंग की तरह। हाँ, दिलचस्प। अंतरिक्ष बेल्ट कुछ इस तरह दिखता है, स्टोन ने अवलोकन करते हुए सोचा। उसके पास से चट्टानें टूटकर उड़ रही थी, उसका शरीर भारहीन था क्योंकि कोई बल उसे अपने साथ खींच रहा था। उसकी निगाहें जो कुछ वह देख रहा था उसे समझने में रुचि रखती थी, वह तैरते हुए पानी में तैर रहा था। गति, चट्टानों के मलबे को छूना। स्टोन ने अपने स्पेस बैग से एक किताब निकाली और ईवा के नीचे तेजी से कुछ लिखने लगा। उसकी निगाहें विस्मय से भरी हुई थी, उसके लहराते बालों या उन्हें खींचने वाली ताकत से वह बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वह उस आदमी के प्रति श्रद्धा से भर उठी और उसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन अनाड़ीपन से उसका चेहरा हवा में लहरा गया। नीचे की ओर उसके बाल दर्दनाक रूप से उसके चेहरे पर उड़ रहे थे, कुछ लंटें उसके मुंह में चली गईं। जब एथन और जूलियन उनकी ओर तैरते हुए आगे बढ़े तो उन्हें यही दृश्य दिखाई दिया। देख के ईवा बिल्कुल सुरक्षित थी, उन्होंने राहत की सांस ली। वे अपने चाचा के मृत्युदंड की चाहत को भूल चुके थे, लेकिन ईवा की वर्तमान स्थिति को देखकर वे हैरान रह गए। जूलियन के होंठ फड़कने लगे, उसे अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होंठ काटने पड़े। बस फटने ही वाला हूं। ईथन भी उसी स्थिति में था, लेकिन वह अपने भावों को नियंत्रित कर सकता था, वे सहजता से आगे बढ़ रहे थे। स्टोन को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी आंतरिक दुनिया में खोया हुआ था और उसकी ओर उन्मुख था। ईथन ने उसके चेहरे से बाल हटाए और ईवा मुस्कुराई। हाय, उसने अपनी आवाज छिपाने की कोशिश की। आत्मविश्वास में कमी के बावजूद शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जूलियन के लिए यह आखिरी झटका था। आहा, खांसी। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना हाथ पकड़ लिया। पेट, यह बहुत ही मजेदार था। ईथन ने खांसते हुए अपने चेहरे के भाव छुपाए और उसे सीधा खड़ा होने में मदद की, उसके कंधे कांप रहे थे। थोड़ा। ईवा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुरंत विषय बदल दिया। आपको क्या लगता है हम कहां हैं? किस ओर जा रहे हो? उसके सवाल हवा में गूंजते रहे, जबकि वे चुपचाप अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। आसपास का वातावरण। उन्हें उम्मीद थी कि वे इससे निपट सकेंगे या सुरक्षित रूप से बच निकल सकेंगे। सबसे बुरी स्थिति में मैं अपनी शक्तियों के निश्चित हिस्से का उपयोग करूंगा। जूलियन की निगाहें दृढ़ थीं, परिणामों से अवगत होते हुए भी दृढ़ संकल्पित। अध्याय 45 प्रतियोगी चुनौती शुरू करो। कुछ देर तैरने के बाद आखिरकार उन्हें आगे एक तेज रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं और उन्हें एक कठोर सतह का एहसास हुआ। उनके पैरों के नीचे
जैसे ही उनकी आंखों को रोशनी की आदत पड़ी, वे उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। प्राचीन खंभों जैसी मीनारें कुछ कुछ तैर रहे हैं, कुछ जमीन से जड़े हुए हैं। प्रत्येक मीनार के मध्य में एक लाल रंग का प्रतीक बना हुआ था जो एक गर्म चमक बिखेरता था। आकाश था तारों से जगमगाती हुई और जमीन पर काई से ढके पत्थर थे जिनमें से प्रत्येक पर प्राचीन नक्काशी की गई थी। प्रतीक। ईवा ने गहरी सांस ली। ताजी हवा ने उसकी इंद्रियों को तरोताजा कर दिया। यहाँ की हवा अधिक ताजी और दूरगामी थी, कालकोठरी के जीर्ण शीर्ण नम वातावरण से बेहतर। सभी लोग अपनी तंद्रा से जाग उठे और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। आसपास का माहौल भयावह था। उनके कदमों की आहट के अलावा हर तरफ सन्नाटा था। ईथन ने झट से अपने चाचा को वहीं रोक दिया। वे उसके अचानक किए गए कार्यों से चौंक गए। स्टोन के संदिग्ध हाथों को टावर की दिशा में आगे की ओर फैला हुआ देखें। सभी ने एथन को कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा, खासकर ईवा ने, जो स्टोन की लापरवाही से अभी भी सदमे में थी। प्यारे भतीजे, चाचा को छूने दो। स्टोन ने खंभों को लालसा भरी निगाहों से देखते हुए विनती की, लेकिन एथनस का मुंह जम गया। वह अपने चाचा की हरकतों में पड़ने के मूड में नहीं था। सब लोग हटो, सावधानी से, उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने सिर हिलाया। जैसे ही एथन ने उसे मुक्त किया, स्टोन खंभे की ओर बढ़ा, लेकिन जूलियन को देखकर अचानक रुक गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। चाचा जी, आज मैं आपका निजी रक्षक रहूंगा। कुछ भी शरारत करने की कोशिश मत करो। जूलियन के चेहरे पर भाव थे। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन खतरा स्पष्ट था। स्टोन को अपने कष्टों की याद करके कपकपी छूट गई। जूलियन के हाथों में उसने खांसते हुए अपने हाथ पीठ पीछे रख लिए और एक बुजुर्ग की छवि बनाए रखी। मूविंग फॉरवर्ड विद द अदर्स। वह इलाका विशाल था, लेकिन उनकी नजर में वही चीज बनी रही, अंतहीन रूप से हवा में तैरते हुए खंभे। ईवा वह उब गई और उसका मन भटकने लगा। इस जगह के बारे में उपन्यास में भी कुछ नहीं है। क्या मैं उपन्यास में प्रवेश कर गया? हम। महिला लीड चेक, रिंग चेक, राहगीर की जांच। तो मैं अभी भी उपन्यास में हूं या रुकिए, शायद किसी और क्षेत्र में। उपन्यास पर आधारित फैन फिक्शन। ईवा ने अपने हाथों को आपस में पटका। उसके चेहरे पर भावभंगिमा छाई हुई थी। एहसास। अचानक हुई उस आवाज से समूह चौंक गया और सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। यह महसूस करते हुए कि हर कोई था घूरते हुए, उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी नाक रगड़ी। ध्यान भटकने के कारण उसने जमीन के घुमावदार किनारे पर ध्यान नहीं दिया और आगे की ओर लड़खड़ा गई। ईवा ने सहज रूप से टावर को पकड़ लिया। उसके हाथ चमकते हुए लाल प्रतीक को छू गए। एक बंटवारा, दूसरे ही पल तेज रोशनी चमकी और ईवा गायब हो गई। ईवा। जूलियन और एथन चिल्लाए। जूलियन पलक झपकते ही खंभे के पास टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन तभी उसे लाल रंग को धीरे धीरे धुंधला होते हुए देखने को मिला। उसने भौहें चढ़ाई और उस पर हाथ फेरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घटित। ईथन जूलियन के बगल में प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर हो गया था। उसने स्थिति को भांप लिया था। उसकी आंखें एक और लाल चमकते हुए मध्य भाग पर ध्यान केंद्रित किया। चाचा जी, आप यहीं उनके साथ रहिए। जूलियन और मैं बाकी खंभों को छुएंगे, एथन ने आदेश दिया। वह गंभीर भाव से अपने चाचा को घूर रहा था। स्टोन ने एथन की समस्याओं को और नहीं बढ़ाया और ईमानदारी से सिर हिलाकर जमीन पर बैठ गया। यह दर्शाए कि वह इंतजार कर रहा होगा। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने जूलियन और एथन को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उनकी निगाहों में देखभाल करने का वादा झलक रहा था। पत्थर। ईथन ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और ईवा के धुंधले खंभे के बगल वाले एक खंभे को छुआ। जूलियन ने उसे चुना। उसके सबसे करीब बाईं ओर बैठा व्यक्ति था। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपने हाथों को बीच में दबा दिया। चमकता हुआ प्रतीक गायब हो गया। स्टोन ने स्तंभों को देखा और उसके चेहरे पर लाल टपकने का भाव आ गया। उसकी दृष्टि वह पल भर में एक छाया से ढक गया। वहां मौजूद लोगों में से एक ने उस लुभावने दृश्य को रोकने का पूरा ध्यान रखा। स्टोन ने नाक सिकुड़ी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रतिभागी, चुनौती शुरू करो। एक भावहीन मशीनी आवाज गूंज उठी। कमरा। आवाज बार बार अपने शब्दों को दोहराती रही, जिससे ईवा असमंजस में पलकें झपकाने लगी। उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूम रही थीं, जहां बीच में एक विशाल अंडा रखा हुआ था। वह झटपट कमरे के किनारे तक दौड़ी। जब उसने इस कमरे को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंतरिक्ष में मंडराते हुए तारे सामने चमक रहे थे। उनके अलावा कोई अन्य स्तंभ नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, लेकिन दृश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या उस गिरने से आपको सिर में चोट लगी है? ईथन, जूलियन, कोई भी? वह चीखी। उसकी आवाज लगातार उसके चारों ओर गूंज रही थी। उसकी गूंजती हुई आवाज और बार बार दोहराई जाने वाली मशीनी आवाज के अलावा किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चुप रहो। वह आवाज लगातार आ रही थी, जिससे उसका भ्रमित मन और भी अधिक सुन्न हो रहा था। ईवा ने अपनी कमर पकड़ी और किनारे तक जाकर अंधेरे में देखा और महसूस किया कि ठंडी हवा का झोंका उसकी त्वचा पर लगा। उसने भौहें सिकुड़ी और खुद को चुटकी काटी। आह, बेहोश नहीं। ईवा ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी पीली त्वचा पर एक गहरा लाल निशान था। मैं कहाँ हूँ? मैं। आप प्राचीनों के प्रतियोगिता मैदान में हैं। यांत्रिक आवाज अचानक सुनाई दी। उत्तर दिया। आह, धत्तेरे की। ईवा ने सदमे में अपना सीना पकड़ लिया और बड़बड़ाने लगी। किसे पता था अचानक एक मशीनी आवाज उसके सवाल का जवाब देती। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकल आता। क्या आपको बार बार एक ही बात दोहराने वाला नहीं होना चाहिए? मुझे लगा कि तुम टूट चुके हो और बस इतना ही कर सकते हो, उन्हीं शब्दों को दोहराएं। ईवा ने बोलने वाली चीज को चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, बीच में रखे अंडे को छोड़कर। मनुष्य, मैं प्रतियोगिता के मैदान का संरक्षक हूं। क्या आप शुरुआत करना चाहते हैं? चुनौती। नहीं। ईवा ने उसके शब्दों के शांत होने का इंतजार किए बिना ही जवाब दिया। आवाज। मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। धन्यवाद। ईवा ने कृतज्ञता से मुस्कुराया, जैसे कि उसने उसे रास्ता दिखाने के लिए सहमति जताई। प्रतिस्पर्धी, इस पर विचार करो।
यह मैदान आपकी परीक्षा लेगा और आपकी ताकत बढ़ाएगा। नहीं। ईवा ने बीच में ही बात काट दी, उसे परीक्षा में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मशीनी आवाज लड़खड़ा गई, ये टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार करने वाला पहला प्रतियोगी था। क्या हजारों वर्षों में मनुष्यों में परिवर्तन आया है? मनुष्य, क्या तुम अंडा नहीं चाहते हो? उसके शब्दों को ईवा ने लगभग फिर से बीच में ही रोक दिया, जिससे वह साकार होकर उसे नीचे अंधेरे में फेंकने की इच्छा करने लगा। अगर मैं प्रतियोगिता में भाग लेता हूं तो मुझे वह अंडा मिल जाएगा। गल्प। ईवा ने अंडे की ओर इशारा किया और अपनी लार निगल ली। उस अंडे ने उसका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उसने सोचा कि यह एक डिजाइन है। लेकिन वॉयस के शब्दों से तो यह सच लगता है। ठीक है, हम शुरुआत कैसे करें? ईवा ने तुरंत सहमति जताते हुए उस व्यक्ति की बात बीच में ही काट दी। आवाज ग्रेटर देन लेस देन प्रतियोगिता शुरू होती है। ईवा ने अपनी भौहें उठाई, उसे लगा कि उसके लहजे में कुछ गड़बड़ है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया जब कमरा रोशन हो गया और वह वहीं गायब हो गई। उस आवाज ने ईवा को अंडे के बारे में समझाने की जहमत नहीं उठाई और उसे परीक्षण स्थल पर भेज दिया। अध्याय 46, ये कैसी परीक्षा है? ईवा एक जंगल में प्रकट हुई। वह भ्रमित थी और सहारे के लिए पेड़ को पकड़ लिया। उपार्जनुस ने खुद को खुरदरी छाल को अपने हाथों से महसूस किया और उसकी नाक ने उसकी गंध को सूंघा। नम मिट्टी। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर फैनफिक्शन में फंसे रहने का विचार अब और भी प्रबल लगने लगा। कोई मुझे बताए, मैं इस भूमिगत सर्वनाशकारी दुनिया में एक भयानक जंगल में क्यों हूं? इससे ज्यादा अजीबोगरीब चीजें नहीं हो सकती। लेखिका सैन को दोष नहीं दिया जा सकता था, उनकी जिज्ञासा ने उन्हें मोती उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण ये घटना घटी। कहानी दूसरे खंड में आगे बढ़ेगी। ईवा संभलकर चल रही थी, उसके पैरों के नीचे टहनियां टूट रही थी। जैसे ही उसने शाखाओं को एक तरफ हटाया, वह उन सुनहरी आंखों को देख नहीं पाई जो अंधेरे में से उसे घूर रही थी। वह बिना किसी उद्देश्य के चलती रही, एक शाखा तोड़कर उसने अपना रास्ता साफ किया और एक बेसुरी धुन गुनगुनाई। चलते समय उसकी आवाज में बदलाव आ रहा था। कुछ समय बीतने के बाद वह लगातार चलने से थक गई। वह एक के सामने बैठ गई। विशाल वृक्ष, सारे वृक्ष एक जैसे दिख रहे थे, जिससे उसे लगभग चक्कर आने लगा, मानो उसने कभी कुछ देखा ही ना हो। बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने पेड़ों की छतरी से छनकर आती धूप को देखा और उसका मन उदास हो गया। उसके मन में ईथन और जूलियन के चेहरे कौंध गए और उसने एक गहरी आह भरी। उसे याद आ रहा था वे दोनों। क्या मुझे वापस जाना चाहिए था? मेरे अचानक गायब हो जाने पर वे घबरा जाते थे। मुझे इस परीक्षा को जल्दी से पास करो और वापस जाओ। वह जमीन से उठी ही थी कि एक परछाई ने उस पर झपट्टा मारा, ठीक उसी जगह पर जहां वह एक क्षण पहले बैठी थी। टकराना। हवा में धूल का बादल छा जाता है, जो हमले की तीव्रता को दर्शाता है। ईवा जल्दी से पीछे हट गई और धूल के बैठने का इंतजार करने लगी ताकि उसे देख सके हमलावर। लेकिन जो भी चीज थी, उसने इंतजार नहीं किया और धूल के बादल के बीच से उस पर हमला कर दिया। ईवा बच निकली और उसके पीछे का पेड़ इसका सबसे ज्यादा असर झेलते हुए टूट गया। बूम। और वह जमीन पर गिर गया। ईवा ने अपनी तलवार निकाली और सावधानी से अपने अज्ञात शिकार की ओर मुड़ी। इस चीज के एक ही वार से एक पेड़ गिर गया। बाईं ओर। उसके मन ने चीखकर उसे पुकारा और वह चकमा देते हुए एक पेड़ की शाखा पर कूद गई। टकराना। जिस जगह वह खड़ी थी, वहां जमीन पर एक गड्ढा बन गया और उसने सुनहरी बिल्ली जैसी आंखें देखी, धूल के बीच से उसे देखते हुए। फुफकार। धूल छट गई और ईवा उस विशाल काले सांप को देखती रह गई, जो अपनी निगाहों से उसे घूर रहा था। बिल्ली जैसी आंखें। उसकी दोमुही जीभ फुफकारते हुए बाहर निकली और उसका कुंडलित शरीर स्प्रिंग की तरह तनावग्रस्त हो गया, मानो किसी चीज के लिए तैयार हो। हड़ताल। ईवा ने अपना मुंह झटकाकर बंद किया और तेजी से भाग गई। वह किसी भी तरह से उस ताकतवर प्रतिद्वंद्वी की बराबरी नहीं कर सकती थी, और वह वहां मूर्खतापूर्वक खड़ी होकर इसे खुद को निगलने देने वाली नहीं थी। ये कैसी परीक्षा है? क्या तुम मुझे यहां मरने के लिए नहीं भेज रहे हो? ईवा चीखते चीखते लगभग फट पड़ी। वह अपनी उस मूर्ख पूर्व आत्मा पर पछताते हुए रो पड़ी जिसने इस परीक्षा को स्वीकार किया था। अपने शिकार को भागते देख सांप गुस्से से फुफकारने लगा। उसने अपना शरीर आगे की ओर उछाला, अपनी पूंछ ईवा की भागती हुई पीठ की ओर सीधे बढ़ते हुए। ईवा के मन में खतरे की घंटी बज उठी। उसने सहज ही खुद को बचाया और अपने हाथों को एक पेड़ पर लटका लिया। शाखा। बूम। उसकी काली पूंछ अपने लक्ष्य से चूक गई और शाखा पर जोर से टकराई, जिससे वह चूर-चूर हो गई। इतनी ताकत। हमले के बाद के हालात को देखते हुए ईवा के चेहरे से पसीना बह रहा था। स्नेक सैन, लेट मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे दांतों के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए बहुत छोटा हूं, टीटी। ईवा ने संवाद करने की कोशिश की। सांप ने उसे अनदेखा किया और अपनी पूंछ से उस पर हमला कर दिया। ईवा हवा में ही पलट गई और दूसरी शाखा पर जा गिरी, लेकिन सांप ने उसे जरा भी समय नहीं दिया। फिर से हमला करने से पहले ठीक हो जाओ। ईवा ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और अपनी तलवार सांप की पूंछ में घुसा दी। उसने अपनी तलवार का मूठ पकड़ रखा था, खुद को स्थिर रखने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में तलवार सांप की त्वचा में और भी गहराई तक धंस गई। हिस। वह चीख उठा, दर्द से बेहाल। धमाका। उसने अपनी पूंछ को पेड़ों पर बेतहाशा घुमाया, ईवा को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ईवा ने अपने दांत भींच लिए और उसने सांप की पूंछ को मजबूती से पकड़ रखा था। धूल और पेड़ की टहनियां हवा में भर गईं, जिनमें से कुछ अंदर घुस गईं। उसकी आंखें। उसने जल्दी से अपने हरे गुंबद से खुद को ढक लिया। उसकी निगाहें खून से लथपथ पूंछ पर टिकी हुई थी, और वे शल्कों से दिखाई देने वाले गुलाबी मांस से आकर्षित होते हैं। मांस। ये जानकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई, समय पर ढंग से। उसकी आंखों में अचानक भूख की चमक आ गई और पहली बार सांप को खतरे का आभास हुआ, अपने शिकार की निगाहों से। उसकी हलचल बेकाबू हो गई, लेकिन ईवा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें उसके विशाल आकार को निहार रही थी। उसके शरीर से सारी खाल उतार दी गई और सांप मांस के एक विशाल टुकड़े में बदल गया। ईवा ने अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत की और तेजी से आगे बढ़ी, पीछे खून के छींटे छोड़ती हुई। तराजू और खून। उसने सांप के शल्क को फाड़ते हुए उसकी सारी ऊर्जा सोख ली। सांप बुरी तरह हिलने लगा और उसने एक दर्दनाक चीख मारी जो जंगल में गूंज उठी, जिससे नीचे के लोग चौंक गए। समतल जानवर।
ईवा लगातार आगे बढ़ती रही, उसकी निगाहें लक्ष्य पर टिकी हुई थी। खून के छींटे पड़े, लेकिन वह ये सुनिश्चित किया कि इसका कोई भी हिस्सा उसे न छुए। उसके चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान थी और उसने सांप पर वार किया, उसके गुलाबी मांस को नोच डाला। उसकी भूख को और बढ़ा रही है।